हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। फाइनली वी आर लाइव। और मुझे लगता है कि अब क्लास चल रही होगी बहुत अच्छे से। अब अगर ना चले ना बेटा तो समझना कि मेरी कोई गलती नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। फिर तुम बाद में शाम को लेक्चर देख लेना, रिकॉर्डेड जब आ जाएगा तो ठीक है। रिकॉर्डेड आ जाएगा तब देख लेना, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6। भाई साहब 3 स्टूडियो चेंज कर चुका हूं मैं, वहां पे 2 स्टूडियो चेंज करी, 2 बार क्लास रीशेड्यूल कराया, तीसरी बार क्लास रीशेड्यूल कराया। अब इतना ज्यादा नहीं कर सकते ना चेंज, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6। अगर ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो तो प्लीज एक बार ये पोल करके बता दीजिए, थम्स अप वोट टाइप पोल करके बता दीजिए अगर ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें क्लियर हो तो, ठीक है। चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6, ठीक है। आज हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा गोल होगा ना भाई, मजा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फ्रेश तरीके से पूरी एनर्जी से आज का हम लोग गोल स्टार्ट करते हैं। आज का गोल हम पढ़ने वाले हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नस इफेक्ट। और पढ़ने वाले हैं हम लोग विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। और हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, स्टोक्स लॉ, एसटीओ, स्टोक्स लॉ, है ना। स्पेलिंग गलत होगा तो देख लेना। चलो ध्यान से देखो, तुम देखते हो कि जब बॉल करता है बॉलर क्रिकेट मैच में, तो बॉल करते समय वो बॉल को हमेशा सीधा क्यों नहीं फेंकता है। वो देखना कि बॉल को, और स्पिनर ज्यादा तिकड़मबाजी लगाता है। एक स्पिनर क्या करता है, बॉल को थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ के ऐसे घुमा देता है। ऐसा क्यों करता है जल्दी बताओ। चलो 98%, बहुत बढ़िया, मतलब यहां से चीजें एकदम ठीक और स्मूथ चल रही है। चलो, बॉल को जब वो फेंकता है तो थोड़ा सा घुमा के क्यों फेंकता है ये बताओ। घुमा के क्यों फेंकता है ये बताओ। क्योंकि अगर ये बॉल लिया और बॉल को सिर्फ उसने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी, क्या दी? सिर्फ ओहो, सिर्फ उसने बॉल को कौन सी वेलोसिटी दी? ट्रांसलेशनल, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है। तो देखो, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं कुछ जगह छेक के खड़ा हूं, जब मैं आगे जाऊंगा तो ये जगह खाली हो जाएगा, पीछे एयर उस जगह को फिल करने आएगा। हाँ सर आएगा। तो जब ये बॉल आगे की तरफ भागेगा तो ऊपर से, अपर से क्या एयर पीछे की तरफ जगह फिल करने आएगी पॉइंट 2 पे? हाँ सर। और एयर नीचे से भी इस जगह को फिल करने आएगी पॉइंट 1 से। मुझे बताओ, एयर की वेलोसिटी पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे डिफरेंट होगी कि अलग होगी? सर सेम होगी। और जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी सेम है, ये फ्लोइंग फ्लूइड ही तो हो गया। एयर, व्हाट इज एयर? फ्लोइंग फ्लूइड। अब ये फ्लोइंग एयर की वेलोसिटी सेम, अगर वेलोसिटी सेम और सेम लेवल पे है तो ऊपर और नीचे से प्रेशर क्या लगाएगा? सेम। तो बॉल ट्रांसलेशनल मोशन कंटिन्यू करेगा। बॉल विल कंटिन्यू ट्रांसलेशनल मोशन जैसा उसका पाथ है वो करेगा। लेकिन मान लो कि बॉलर ने बॉल फेंका, सीधा ना फेंक के थोड़ा घुमा भी दिया, तो जैसे ही बॉलर ने बॉल को फेंका और वो थोड़ा सा घुमा भी दिया, अब घुमाने से क्या होता है कि सर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों आ जाएगी। क्या होगी? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों आ जाएगी। अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों आ गया तो जो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी है ट्रांसलेशन की वजह से भी आगे, बॉटम की भी ट्रांसलेशन की वजह से भी आगे। टॉप पे रोटेशन की वजह से आर ओमेगा आगे, और यहां पे रोटेशन की वजह से आर ओमेगा पीछे, तो नेट वेलोसिटी आर ओमेगा ऐसे कर देंगे। अब मुझे बताओ, बॉल की अगर मैं बात करूं टॉप पॉइंट पर एंड बॉटम पॉइंट पे, बॉल की वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी? तो बॉल की टॉप पे वेलोसिटी हाई है एंड बॉटम पे लो। एंड बॉल के बॉटम का वेलोसिटी लो है। बॉल के बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी लो है। बोलो यस और नो। बताओ वेलोसिटी लो क्यों है? कि सर देखो, रोटेशन की वजह से बॉल पीछे जाना चाह रहा था और ट्रांसलेशन की वजह से बॉल आगे जाना चाह रहा है, तो बॉल जो है वो ऊपर फास्ट चलेगा और नीचे धीरे चलेगा। अब नीचे धीरे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां खड़ा हूं और मैं पैर पीछे रख दिया और सर आगे ले गया, तो इसका मतलब पैर तो पीछे ही रह गया, तो पैर वाली जगह खाली हुई नहीं, लेकिन सर वाली जगह, पहले सर यहां था अब सर यहां आ गया तो सर वाली जगह खाली हो गई, तो एयर तेजी से यहां आएगा। तो एयर की वेलोसिटी अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा और इस पॉइंट पे एयर की वेलोसिटी कम। बोलो हां कि नहीं? एयर की वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी? तो एयर की वेलोसिटी ऊपर में ज्यादा होगी और एयर की वेलोसिटी नीचे में कम होगी। और जहां पे वेलोसिटी कम होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा लगता है। तो अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। यहां पे नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर
एंड ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर बराबर था, लेकिन यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, देयर इज अपथ्रस्ट फोर्स, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया अपथ्रस्ट फोर्स आ जाएगा, और ये अपथ्रस्ट फोर्स इस बॉल को ड्रिफ्ट करा देगा। इसलिए आप देखोगे क्रिकेट मैच में क्या होता है कि अचानक से बॉल सीधे जाते जाते उठती है और ऐसे घूम जाती है, कट लेती है। बताओ कट लेती कैसे है, लेती कैसे है कट? तो बॉल के स्पिनिंग मोशन की वजह से बॉल के दोनों एंड वेलोसिटी अलग होगा। अगर बॉल के दोनों एंड की वेलोसिटी अलग है तो प्रेशर अलग हो, प्रेशर अलग है तो ड्रिफ्ट कर जाएगा, प्रेशर अलग है तो ड्रिफ्ट कर जाएगा। पढ़ो इसको क्या है, व्हाट इज मैग्नस इफेक्ट? मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग बॉल moving through the fluid follow curved path because of pressure difference created on opposite side due to ball its opposite side of a ball due to pressure difference। बोलो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए कि बढ़िया फील आया सर जी, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। इसीलिए बॉलर जब बॉल को फेंकता है तो सीधा नहीं फेंकता है, थोड़ा सा ऐसे घुमा देता है। घुमाने से क्या होता है, ये तो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दिखाया, ये ऐसे घुमाता है बॉल को ऐसे। अब यही बॉल ऐसे ना घूम के ऐसे घूम रहा होता, तो ऐसे घूम रहा होता तो यहां पे प्रेशर कम, यहां पे प्रेशर ज्यादा, तो ऑफ स्विंग और ऑन स्विंग करता। कभी तुमने देखा होगा कई बॉलर होते हैं फास्ट बॉलर जिसका ऑफ कट होता है ना, मैं ज्यादा नाम नहीं जानता, आगे स्विंग करता है, कभी लेग स्विंग, ऑफ स्विंग, ये सब कैसे होता है? कई लोग बॉल को ऐसे घुमाते हैं, कई लोग बॉल फेंकते समय ऐसे घुमाते हैं। तो बॉल टप्पा पड़ने के बाद डिपेंड करता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी ऐसा है तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, तो बॉल अंदर घुसेगी। और अगर ऐसे घूम रही है बॉल, ऐसे घूम रही है, सॉरी कैसे 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 आगे जाते हुए ऐसे घूम रही है, तो यहां पे वेलोसिटी कम, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा, तो ऐसे कट करेगी। तो डिपेंड करता है बॉल को घुमाया कैसे। अगर इसी बॉल को ओमेगा ऐसे ना करके मैं अगर ये कर दूं बेटा, देखना वी और ओमेगा ऐसे कर दूं तो क्या होगा, अगर ऐसे कर दूं तो क्या होगा बोलो? हाँ सर यहां भी देखने वाली बात, हाँ देखने वाली बात है, देखिए देखने वाली बात है, ध्यान से देखिए। अगर मैं ऐसे कर दूं तो सर इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी ना 1 की और 2 की, तो आगे v और आगे ओमेगा, तो यहां वेलोसिटी ज्यादा, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां पे बोलोगे P2 इज ग्रेटर देन P1। इस केस में P2 इज ग्रेटर देन P1। यहां पे क्या P1 बढ़ा है, P1 मतलब नीचे प्रेशर बढ़ा है क्योंकि नीचे वेलोसिटी कम है, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। ज्यादा कैसे होगी वेलोसिटी, जैसे होता क्या है कि ये जो तुम्हारा नीचे बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है तो पीछे एयर ज्यादा वेलोसिटी से आएगा, बस ये बात होती है। बोलो अब इसके साथ साथ एक और बॉलर काम करता है। बॉलर क्या करता है कि बॉल को ऐसे ऐसे रगड़ता रहता है, अपने टी शर्ट पे या अपने पैंट पे या कहीं भी ऐसे ऐसे रगड़ता रहता है। अब उसको रगड़ने से क्या फायदा? रगड़ने से फायदा ये होता है कि एक तरह से बॉल को रगड़ रगड़ के वो स्मूथ बना देता है। नहीं, बॉल तो स्मूथ वैसे ही होता है, रगड़ रगड़ के वो रफ बना देता है, इनफैक्ट उल्टा बोल दे, रगड़ रगड़ रफ बना देता है। अब रफ बनाने से क्या होता है कि मान लो कि इसकी नेट वेलोसिटी वैसे ही कम थी, अगर मैंने यहां पे रफ बना दिया तो रफ बना दिया तो वैसे ही रफनेस की वजह से एयर थोड़ा सा और टकरा के रुक जाएगा तो और वेलोसिटी कम हो जाएगी, और ऊपर स्मूथ बना दिया तो और वेलोसिटी हाई हो जाएगी, तो इसीलिए वो रगड़ता है। मैं लास्ट ईयर पढ़ा रहा था, अभी तो कमेंट्री काम नहीं कर रहा, तो मैंने बोला कि बताओ बॉलर ऐसे ऐसे बॉल को रगड़ता क्यों है? तो होता है सर जी उसको खुजली हो जाता है, धूप में खेलता है ना सर जी, तो खुजली हो जाता है बॉलर को, तो बॉल कभी कभी ऐसे करता है, 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 कभी ऐसे करता है। देखना बॉलर को कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, खुजली नहीं, वो बॉल को रफ और स्मूथ बनाना चाहता है। अच्छा फील्डर भी कभी कभी बॉलर की मदद करता है, ध्यान से देखा। आइए इधर आइए, आइए आइए, आ जाइए, आइए आइए। आप कभी क्रिकेट खेले हैं? खेल रहे हैं डैश। अच्छा एक बात बताओ, बॉलर को आपने देखा होगा बॉल को ऐसे से रगड़ता है, क्यों रगड़ता है? वो चिकना करने के लिए उसको। क्यों चिकना क्यों करता है? जैसे आपका सर चिकना है और क्या, ऐसे ऐसे स्मूथ करने के लिए, वो एयर फ्रिक्शन क्या पढ़ा रहे हो, मैग्नेस इफेक्ट, वही मैग्नेस इफेक्ट लगाने के लिए, और क्या मैग्नेस इफेक्ट लगाने के लिए। तो आपका बॉल तो ऐसे ही वो है भाई, इसको क्या स्मूथ करोगे आप, ठीक है, इसको क्या ठीक है। अरे भाई मेरे पास मुझे क्या था, आज चाय नहीं पिया? अरे चाय लेके आ रहा हूं। आज देखो, आज सुधांशु सर मैम के लिए गिफ्ट लाए हैं, वो देने जा रहे हैं। देखो मैम के लिए गिफ्ट लाए हैं सुधांशु सर, इसमें हीरा मोती चांदी लेके जा रहे हैं मैम को गिफ्ट देने। आज चाय नहीं पिया आप? हाँ चाय नहीं पिया? चाय पिलाएं, चाय पियो, यो चाय पीना अच्छा रहता है सुबह के लिए, सेहत के लिए। चाय पीना है। अब मैं तो नहीं बोल रहा चाय पीना है, ऐसे मैं कभी नहीं कहता किसी के यहाँ जाके, ये अच्छी बात थोड़ी ना होती है। कैसे मतलब इतना पाप करने के बाद। चलिए, तो तुम्हें फील आया कि नहीं मैग्नेस इफेक्ट का? जल्दी से ये बता दो दिल बना के, फील आया कि नहीं?
अरे यार किसी के घर आए हो तो उसको थोड़ा तो इज्जत दोगे ना, कि नहीं दोगे बताओ। चलो चलो जल्दी बताओ। चलो तो देखो दोनों तरफ एयर की वेलोसिटी। अच्छा सुनो, मैं एक बार और शांति से बता दूं, कोई भी डाउट हो ना तो इस पॉइंट पर शांत से मन से सुनना, तुमको सब समझ आएगा। यहां पे बॉल जब आगे जा रहा है, ऊपर और नीचे दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो सेम वेलोसिटी से यहां पे जगह खाली हो रही है, तो एयर की वेलोसिटी दोनों जगह सेम होगी। वेलोसिटी सेम तो प्रेशर सेम, और सेम ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होगी। ये सेम ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है ना, बॉल कितना ही बड़ा होता है। अब यहां पे देखो, ये बॉल का पॉइंट तेजी से आगे जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है। धीरे क्यों जा रहा है? क्योंकि रोटेशन की वजह से पीछे जाएगा ये पॉइंट। देखो मेरा अंगूठा पीछे जा रहा है रोटेशन की वजह से, और अपर पे आगे जा रहा है, तो रोटेशन की वजह से ये आगे ये पीछे, और ट्रांसलेशन की वजह से दोनों आगे। तो नेट वेलोसिटी ट्रांसलेशन रोटेशन का ऐड और नीचे सबट्रैक्ट, तो बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी कम, तो बॉल जो है ना वो नीचे जा ही नहीं रही है, ऊपर तेजी से भाग रही है, मतलब ये बॉल पीछे छूट जाएगा, अगला वाला पार्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी कम स्पीड से आएगी, तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। देखो प्रेशर ज्यादा, एयर की वेलोसिटी कम, और रफ और स्मूथ बना देता है, इससे और बढ़िया हो जाता है काम। बताओ चल, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो देखो अब हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टी में दो तरह का मेन पैरामीटर होता है, एक विस्कोसिटी और दूसरा सरफेस टेंशन। तो पहले विस्कोसिटी समझाऊंगा, फिर हम सरफेस टेंशन समझेंगे। और सरफेस टेंशन में ही आता है बेटा एक्सेस प्रेशर और कैपिलरी डाइज, ये चीजें पढ़ेंगे। विस्कोसिटी में आता है फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड एंड बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये हम नेक्स्ट पड़ाव पे जा रहे हैं, जहां पे हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो ओ ला 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 ला, एक थाली देना सर जी। सॉरी परेशान कर रहे हो, एक थाली देना, थाली। खाना नहीं मांग रहे हो, खाली थाली मांग रहे हो, परेशान मत हो। चलो तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में दो चीजें होती है, एक फ्लूइड फ्रिक्शन, एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ अ लिक्विड, और दूसरा होता है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। तो हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ द लिक्विड। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ द लिक्विड, फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड का लेयर होता है, नॉन विस्कस जो लिक्विड होता है, बस 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 मजा आ गया। आओ ना सर, मजा आएगा अभी। आओ ना एक बार, आओ ना, आओ ना, आओ आओ, मजा आएगा अभी। पकड़ो, आज हम लोग एकिनियंस को खाना बना के खिलाएंगे। यार भाई क्या कर रहे हो तुम? हम लाए हैं, बड़ा चम्मच सब लेके आए हो क्या? अरे भाई साहब सही में हम लाए हैं चावल, चावल नहीं तो तेल है। रुकिए रुकिए, भाई साहब तैयार हो जाओ यार, थोड़ा 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 थोड़ा। आज यकीनियंस को खाना बना के खिलाना है। थोड़ा गरम करो भाई, गरम करो यार, ये घर में आगे। अरे यार इसमें आधी चीजें रखी, आधी चीजें रखी ही नहीं, क्या यार। आटा चाहिए थोड़ा, हाँ थोड़ा सा आटा ले लो, थोड़ा सा आटा ले, थोड़ा सा आटा ले। नहीं आटा तो इसमें ले आया ना, सॉरी ले आया। एक बात बताओ, हाँ। ये चावल है ठीक है, बताओ चावल खाओगे रोटी खाओगे? जो भाई जो जिसको पसंद होगा। अब मुझे बताओ ये चीज, ये जो चावल है ये इसका मोटा मोटा दाना है, और आटा का दाना बहुत पतला है। अब मैं अगर चावल को इसमें रखता हूँ तो क्या बहुत आसानी से छल गया? सभी लोग देखिए, हो गया ठीक है, बहुत आसानी से नीचे चला गया, ठीक है चला गया। अब अगर मैं आटा को रखता हूँ, आटा को रख दिया, अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आटा तो पतला था, इसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? बच्चे बताएंगे हैं? बच्चे बताएंगे। नहीं आप भी कोशिश कर सकते हो। नहीं ऐसे तो मुझे पता है। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, हालांकि बहुत आसान बात लिख रहा है ये, लेकिन लॉजिकल है। हाँ लॉजिकल लगा कि चावल तो बहुत मोटा मोटा दाना का है, चावल मोटे दाना का है, उसको मैंने रखा तो चला गया। जैसे देखो फिर से करके एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं इनको, कोई खास बात नहीं है। चावल का दाना मोटा मोटा है, अगर इसको मैं ऐसे छानूं, लो भैया हल्का हिलाऊंगा नीचे बह जा रहा है, ठीक है। अब यही मेरा आटा है, आटा को ऐसे रखूंगा, ये हिला रहा हूं, जा ही नहीं रहा। देखो ऐसा क्यों होता है, ये समझना है, ये समझना। नहीं समझाओ से समझाओ। तो ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग तरह के एटम्स है, अलग अलग तरह का नेचर होगा, है ना। एक बोला तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख रहे हो? आर्किमिडीज नहीं है, मैं आर्किमिडीज तो लिक्विड में डूबता आ रहा है भाई। अच्छा कुछ कह रहे हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ना एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है और लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये तो अलग कहानी, ये तो अलग कहानी है। तो यहां से समझ में ये आएगा कि जो आटा का एटम्स था उसके बीच में आपस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा था, वो चिपका हुआ था। और चावल में क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर फैल रहा है।
जैसे सेम डिफरेंस आप देख सकते हो पानी के मॉलिक्यूल और हनी के मॉलिक्यूल में। पानी आप रखो बह जाता है, उसके लेयर्स के बीच में कोहेसिव फोर्स कम है, और जब आप हनी के मॉलिक्यूल को देखो वो चिपक जाता है। आज मजा आएगी नहीं क्लास में? कोहेसिव एडेसिव सारा चल रहा है, कोहेसिव और एडिसिव सारा चल रहा है। तो ये जो विस्कोसिटी हम पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है लिक्विड के लेयर के बीच में, और वो आता किस वजह से? कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? अब डिफाइन करेंगे हम लोग कोहेसिव फोर्स के बारे में, ठीक है? थैंक यू सो मच, धन्यवाद है। इसका पैसा लगेगा भाई, ऐसे तो भाई मतलब अभी कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, हर जगह पैसे पैसे, भिखारी की तरह आ जाते, चलो पैसे पैसे। स्टूडियो पे कब्जा करे जा रहे हो तुम। हाँ, क्या रहे हो? कौन सा सब कॉन्सेप्ट समझाया? ऐसा है, कोहेसिव फोर्स इज द अट्रैक्शन बिटवीन सेम एटम, अपन अपन अपोजिट है तो कोहेसिव फोर्स is the attractive force between same nature of atom। सेम नेचर ऑफ एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। मजा आया कि नहीं बताओ? तो देखो, ये जो आटा का एटम था ना, तुमको पता है ना आटा का एटम कितना पतला पतला है, लेकिन फिर भी नहीं गया क्योंकि वो आपस में चिपका हुआ था। और चावल का एटम अलग अलग, तो उसमें कोहेसिव फोर्स कम होता है। अब एक होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है? एडहेसिव फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, अगेन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अपोजिट नेचर ऑफ एटम। अपोजिट नेचर ऑफ एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको कहते हैं एडहेसिव। तुमने सुना होगा फेविकॉल इज अ बेस्ट एडहेसिव। फेविकॉल इज अ बेस्ट एडहेसिव। क्यों? वो दो अलग एटम को जोड़ता है। फेविकॉल चिपका ले सैया फेविकॉल से, क्योंकि सैया को चिपकाना जो अलग एटम है, सेम एटम नहीं है, तो उसके लिए फेविकॉल चाहिए। लेकिन अगर सेम एटम को चिपकाना होता तो फेविकॉल की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कहता है चिपका ले सैया फेविकॉल से, क्योंकि फेविकॉल इज अ बेस्ट एडहेसिव। फेविकॉल इज अ बेस्ट एडहेसिव। बेस्ट एडहेसिव ये दो अलग एटम को चिपकाने का काम करता है ना, तो अलग एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगे, अलग एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगे, उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। अलग एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगे उसको कहते हैं एडहेसिव, और सेम एटम में लगे कोहेसिव। तो ये जो विस्कोसिटी हम पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी इज द फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन सेम लेयर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बहुत सारे लेयर के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड। सिंपल देखो, लेयर ऑफ फ्लूइड, लेयर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी का कॉज क्या होगा? तुम एक ही फ्लूइड के डिफरेंट एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी कोई बता सकता है क्या? क्या होगा कॉज ऑफ विस्कोसिटी? होगा कॉज ऑफ विस्कोसिटी होगा, बोलो कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? सर कॉज ऑफ विस्कोसिटी होगा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स। कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। तो देखो, अब आते हैं अपन बात करते हैं एक्चुअल में, बात करते हैं अपन फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ फ्लूइड्स, लेयर ऑफ फ्लूइड्स, लेयर ऑफ फ्लूइड्स। देखो होता क्या है कि मान लो एक फ्लूइड का आपने लेयर बनाया, यहां पे एक सिंपल सा फ्लूइड का लेयर बनाया आपने, ये फ्लूइड का लेयर बनाया, ठीक है, ये फ्लूइड का लेयर है, ये लेयर है, और उसके नीचे फ्लूइड का दूसरा लेयर बनाया। हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए हम बना रहे हैं। जैसे पानी का तुम लेयर देख पाते हो क्या? नहीं, लेकिन एकदम नैनोमीटर के स्केल पे जाके हम देखें तो पानी का ऊपर वाला लेयर है, थोड़ा नीचे वाला लेयर है, उसके और नीचे वाला लेयर होगा। कुछ इस तरह के लेयर्स बन रहे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह के लेयर्स बन रहे होंगे। बताओ एकदम फ्लूइड तुमको विजुअलाइज होके पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, ये बताओ। ये तुम्हारा नीचे का लेयर है, और बनाते हैं, ये मैंने 3-4 लेयर बना लिए। देखो ये मैंने क्या किए, 3-4 लेयर बना लिए। ये पीछे क्यों जा रहा है? रही लगातार पीछे का भाग रहा है, चलो कहीं भी भागे कोई दिक्कत नहीं। ये हमने कुछ लेयर बनाए, ठीक है। मान लो यहां से इस लेयर के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, इस लेयर और इस लेयर के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, इक्वी डिस्टेंस पे मान लिया हमने, इस लेयर के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, और ये सारे लेयर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, और ये नॉन आइडियल फ्लूइड है। नॉन आइडियल, जब हम बात कर रहे हैं ना विस्कोसिटी ये सब फ्रिक्शन, इज नॉन आइडियल फ्लूइड, मतलब नॉन आइडियल फ्लूइड बोल देता हूं, नॉन आइडियल फ्लूइड है ना, नॉन आइडियल फ्लूइड। तो इनके बीच में एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। सर क्यों नहीं लगाएगा एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स? एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि ये साथ साथ चिपक के चल रहे, सेम स्टेट ऑफ मोशन में। तो जब भी फ्लूइड या कोई ऑब्जेक्ट सेम स्टेट ऑफ मोशन में होता है तो इसमें रिलेटिव मोशन नहीं है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं है।
तो कोई भी फ्रिक्शन जैसी चीज इसमें नहीं आएगी। बोलिए हाँ कि कोई भी फ्रिक्शन जैसी चीज में नहीं आएगी। फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड और फ्लूइड when layers are in relative motion or tendency of relative motion ये रिलेटिव मोशन में होगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में होगा, तभी और सिर्फ तभी इस पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। जब ये मोशन में नहीं है ना, सॉरी रिलेटिव मोशन में नहीं है ना, तो फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सब सेम वेलोसिटी चल रहा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मान लो ये v है और इसमें डेल्टा v ऐड कर दिया, तो दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आया, v प्लस डेल्टा v और v, तो डेल्टा v का आया। यहां पे मान लो 2 डेल्टा v ऐड कर दिया। मान लो यहां पे एग्जांपल के लिए बस ऐड कर रहा हूं, कैसे किया ये नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं अभी कि अगर ऐसा होता, इसमें अगर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आती तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है वेलोसिटी का डिफरेंस बटा दोनों के बीच में लेयर के बीच में डिस्टेंस। लेयर के बीच में डिस्टेंस अगर डेल्टा एक्स है तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा एक्स। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ इन दोनों लेयर में, फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर के बीच में फ्लूइड फ्रिक्शन कितना रहेगा, तो बताओ ये कम वेलोसिटी चल रहा है, ये ज्यादा वेलोसिटी चल रहा है, तो जो ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है उसको पकड़ के ये पीछे की तरफ खींचेगा, बोलेगा मत जाओ, तो इस पर फ्लूइड फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा एफआर, इस पर ऑफ कोर्स बात है आगे लगेगा इक्वल एंड अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये तेजी से भागना चाह रहा है, तो ये वाला लेयर धीरे धीरे चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है v और इसकी वेलोसिटी कितनी है v प्लस डेल्टा v। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतनी ज्यादा तेजी से ये फोर्स लगाएगा। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये कहां से आया, ये लॉ है, ये एक्सपेरिमेंट से आया। ये किस बात पर डिपेंड करता है, जितना तेजी से भागेगा उतना ज्यादा फोर्स, और जितना लेयर दूर पे होगा ना उतना कोहेसिव फोर्स की वैल्यू कम होगी। देखो ना ये लेयर बहुत बहुत दूर है तो कम फोर्स लगा पाएंगे, जितने पास होंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे। तो देखो डेल्टा v बटा डेल्टा एक्स को कह सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मान लो एक लिक्विड का लेयर यहां है और एक लिक्विड का लेयर है, दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को कोहेसिव मतलब सेम एटम के बीच में फोर्स, क्या ज्यादा फोर्स लगा पाएगा? नहीं, दूर दूर है कम लगाएगा। जितना पास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर ये बात तो समझ में आती है, जितना पास होगा उतना ज्यादा लगाएगा। जैसे मैं इन दोनों लेयर के बीच में बात करूं तो ये तेजी से भाग रहा है इसके कंपेयर में, तो इस पर फ्लूइड फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो इस पर आगे लगेगा। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। तो तुम एक काम करो ना, ये सारा बना के मैंने ऐसे ही दिखाया कि बहुत सारे लेयर हो सकते हैं, लेकिन हमें तो बस 2 लेयर के बीच में बात करनी है ना अभी, तो हम 2 लेयर के बीच में ऐसे बात करेंगे सिंपल। बताओ इसकी वेलोसिटी v है, इसकी डेल्टा v है, तो दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा x और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखो ये v है और ये v प्लस डेल्टा। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सेम डायरेक्शन में है, ये v से और ये v प्लस डेल्टा v से जा रहा है, तो कितनी ज्यादा वेलोसिटी है? डेल्टा v ज्यादा है। घटाओ ना, ये v2 और v में घटाओ तो v प्लस डेल्टा v, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी घटाओगे तो रिलेटिव वेलोसिटी डेल्टा v आया। हाँ, और कितनी दूरी है? डेल्टा x। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पे फ्रिक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा? सर एरिया पे कैसे? जैसे मान लो ये एटम्स है, अब ये जो एटम्स है इस फ्लूइड के, वो इसके नीचे वाला जो क्रिस्टल है उसके एटम को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। एटम के बीच में तो कोई फोर्स लगेगा, तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एटम। मतलब ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर पे भी डिपेंड करता है। और ये कैसे लगता है ना, जरा मैं तुमको दिखाऊंगा बहुत अच्छे से विजुअलाइज करा के, आज मजा आ जाएगा, देखना मजा आ जाएगा। एक तो वो हो गया है, देखो जैसे मान लो तुम्हारे सामने मैं प्लेट पे पानी गिरा दूं, तो पानी गिरेगा तो एकदम फैल जाएगा सीधा। अब देखो मैं हनी गिरा देता हूं, देखो ये हनी है, ये हनी है। अब देखो ये हनी का लेयर है, ये बहुत तेजी से क्यों नहीं भाग रहा है? ग्रेविटी की वजह से। बताओ क्यों नहीं भाग रहा है? ये मान लो ये हनी का लेयर है, ठीक है भाई हनी है, हमको पता है हनी बहुत सारा हमने रख दिया यहां पे। अब मुझे बताओ अगर मैं हनी के जगह पे पानी रखता तो क्या होता? तुम खुद बताना। हनी के जगह पे अगर मैं पानी रखता तो क्या होता? तो पानी में कोहेसिव फोर्स कम लगता है पानी के एटम के बीच में। पानी को रखते तो सीधा फैल जाता है। ये देखो, देखो क्या हो रहा है, देखो तुम अपने आंखों से देखो क्या हो रहा है। ये जो लेयर है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है तो नीचे जाना चाह रहा है, नीचे वाला लेयर उसको पकड़ के रोक रहा है। देखो ऐसे, देखो ये देखो कैसे नीचे स्लाइड कर रहा है, देखो ना कैसे स्लाइड कर रहा है। ये फ्री फॉल क्यों नहीं कर रहा? पानी को रखते हो तो सीधा फ्री फॉल कर जाता। देखो एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगा रहा है, देखो इसी वजह से ऐसा देखो फोटो बन रहा है। बताओ फ्रिक्शन की वजह से, उसी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, उसी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं।
तो देखो अपर लेयर जितना तेजी से भागना चाहेगा, अपर लेयर जितना तेजी से भागना चाहेगा, अपर लेयर जितना तेजी से भागना चाहेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। और जितनी लेयर की मोटाई होगी, मतलब एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में, जिस दो लेयर के बीच में बात कर रहे हो, बिटवीन टू लेयर, बिटवीन फ्रिक्शन बिटवीन गिवन टू लेयर, फ्रिक्शन बिटवीन गिवन टू लेयर। अब जरूरी नहीं है कि यही दो लेयर एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है कि इसके पास में और एक लेयर हो, यहां भी एक लेयर हो सकता है यहां भी लेयर हो। मैंने तो बस एज्यूम किया दो लेयर। अगर उन दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, तो वेलोसिटी डिफरेंस डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, देखो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों? तो जो नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स होता है सॉलिड, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा एटम। मान लो कि यहां पे दो ही एटम है, तो दोनों दूसरे नीचे वाले दो एटम को पकड़ेगा। अगर मान लो 3 एटम है तो 3 एटम को पकड़ेगा। मान लो 5 एटम है तो 5 एटम को पकड़ेगा। मान लो यहां पे इतने ज्यादा एटम है तो नीचे वाले इतने एटम को पकड़ेगा। तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे, जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने ज्यादा एटम्स ऊपर वाले लेयर में होंगे और उतने ज्यादा एटम्स नीचे वाले लेयर में पकड़ेंगे ये। हाँ, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कोहेसिव फोर्स एक दूसरे के एटम के बीच में इनका खुद का नेचर है लगने का, तो लगेगा। वहां पे नॉर्मल रिएक्शन पे इसलिए डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी अलग अलग एटम के नेचर के बीच में। मतलब ग्राउंड और अपर ऑब्जेक्ट के बीच में जितना ज्यादा नॉर्मल रहेगा उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, उतना ज्यादा ये फंसेगा। लेकिन यहां पे फंसाने की जरूरत नहीं है, सेम एटम है, कोहेसिव फोर्स इनका इंटरनल नेचर है। मतलब इनका इंटरनल बिहेवियर है कि एक एटम दूसरे एटम को बाय डिफॉल्ट पकड़ के रखता है कोहेसिव फोर्स से, तो बाय डिफॉल्ट कोहेसिव फोर्स से इतना फोर्स लगेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं अलग अलग लिक्विड लूं तो अलग अलग लिक्विड में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके लिक्विड के नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा। लिक्विड के नेचर के डिपेंड करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू इसके प्रोपोर्शनल और इसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है ईटा, जो लिक्विड के नेचर को बताता है एरिया इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, लिक्विड के नेचर को बताता है, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि दो लिक्विड है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है और दोनों के लेयर, दोनों अलग अलग लिक्विड के लेयर के बीच में इतनी वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सेम, एरिया भी सेम, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा? नहीं, उस लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है जो हनी को और पानी को और तेल को अलग अलग बनाता है। तेल भी लाया मैं, देखो अभी मेरा स्टूडियो नहीं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं, देखो तेल है। अगर मैं तेल को रखूं तो तेल तेजी में भागेगा हनी के कंपेयर में, क्यों ये भी बताओ? लेकिन पानी के से स्लो होगा, क्यों? क्योंकि तेल के मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वहां पे थोड़ी क्या होगी? कम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है? ये क्या बताता है? कितनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो सकता है। जितनी ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, मतलब उसके एटम के बीच में कोहेसिव फोर्स उतना ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। बताओ ऊपर वाले लिक्विड में कितना, किधर लग रहा है फ्रिक्शन? पीछे। नीचे वाले पे आगे। ये बताओ रीजन, कारण बताओ। चलो, ईटा की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? तो ईटा की अगर यूनिट देखोगे तो ईटा बराबर हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स बटा एरिया बटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अगर तुम ढंग से यूनिट देखो तो ऊपर आएगा न्यूटन और एरिया और लेंथ से काटोगे तो लेंथ आ जाएगा, तो वेलोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आएगा क्या? तो यह आएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर तुम ईटा की यूनिट देखोगे तो कैसे? फ्रिक्शन फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन, नीचे तो एरिया और लेंथ, तो एक लेंथ बचेगा, लेंथ और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो लेंथ और वेलोसिटी का मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी को हम कहते हैं पॉइजली, एसआई यूनिट है ये। क्या है? एसआई यूनिट। और इसी ईटा का सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है पॉइज। ईटा का सीजीएस यूनिट होता है 1 पॉइज, 1 पॉइज। तो 1 पॉइजली इज इक्वल टू, वही सेंटीमीटर और एमएम के जो रिलेशन होता है वही 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइजली का सीधा सीधा नोटेशन ऐसे भी है, पीआई से करते हैं, तो 1 पीआई इज इक्वल टू 10 पी। पॉइज को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइज को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ आगे की तरफ क्यों लग रहा है फोर्स? बताओ। तो भाई जो आगे भागना चाहेगा उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और जो पीछे छूट रहा है उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है?
दोनों लेयर को साथ बना के रखना। क्यों? क्योंकि ये नॉन आइडियल फ्लूइड है, नॉन आइडियल फ्लूइड फ्री नहीं होता है, दोनों लेयर को साथ बना। अच्छा, ये फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? ये दोनों लेयर को साथ बना के तो रखना चाह रहा है, दोनों लेयर को साथ बना के तो रखना चाह रहा है, इसीलिए तो फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। और किस लिए लग रहा है बताओ? ये क्या करना चाह रहा है? दोनों लेयर को साथ बना के रखना चाह रहा है। ये क्या करना चाह रहा है? दोनों लेयर को साथ बना के रखना चाह रहा है। समझ में आया अच्छे से? समझ में आया अच्छे से? चलिए लिखिए इसको, समझ में आया अच्छे से? लिखिए इसको। मजा आया? मजा आया? ये रिप्रेजेंटेशन है पॉइजली, पॉइजलीज को हम पीआई से लिखते हैं, और इस 10 पॉइज, 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। बताओ फील आया? कितने लोगों को समझ में आ गया ये बताओ? डेल्टा वी कहां से आया? डेल्टा वी बेटा ये वेलोसिटी वी है, और इसकी वेलोसिटी मैंने माना है, जैसे देखो इसकी वेलोसिटी है मान लो वी प्लस डेल्टा वी, और इसकी वेलोसिटी, अच्छा तुम बोलो आया कहां से? आया कहां से बताओ? इसमें कहां से आया वेलोसिटी? इसमें कहां से आया? सर ऐसे आपने वर्टिकल रख दिया तो इस पे ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना चाह रहा होगा, तो अपर लेयर में वेलोसिटी आ गई ग्रेविटी की वजह से, तो किसी भी वजह से ऊपर में वेलोसिटी आ गई, खींचने की वजह से मैंने फोर्स लगा खींच दिया। मान लो ये लिक्विड के 2 लेयर थे, इसको पकड़ के मैंने डेल्टा वी वेलोसिटी एक्स्ट्रा दे दी, इसको वी मिला, इसको डेल्टा वी मिला, इसको वी मिला, इसको वी प्लस डेल्टा वी मिला। बताओ चमक गया अच्छे से? अब तुमको आज सर्च की बात होगी, मैं तुम्हें बताऊं नीट, जेई मेन और एडवांस के 99% सवाल इस टॉपिक पे डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आए, कुछ एक्स्ट्रा पूछा ही नहीं है इसमें, डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे है। आओ बात करते हैं और इसके बारे में, आओ बात करते हैं और इसके बारे में। फ्रिक्शन फोर्स, ये किसके फ्रिक्शन फोर्स की बात करी है? ये बात करी है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लूइड, टू लेयर ऑफ नॉन आइडियल फ्लूइड, टू लेयर ऑफ नॉन आइडियल फ्लूइड। जो किन बातों पे डिपेंड करता है? फ्लूइड के नेचर ईटा, फ्लूइड का सरफेस एरिया ए, और उन फ्लूइड के लेयर के बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा वो डेल्टा वी बाई डेल्टा एल, या डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, या डेल्टा वी बाई डेल्टा डी, वो सब लेंथ कोई बता रहा है। तो यहां से ईटा को ये भी लिख सकते हो क्या? फोर्स बटा एरिया, एरिया नीचे चला, फोर्स बटा एरिया, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल को भी नीचे लिखो, जैसे देखो एफ बटा ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एल लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा एफ बाई ए को हम स्ट्रेस लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। कौन सा स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस, क्योंकि सरफेस के अलोंग फोर्स लग रहा है, एक लेयर दूसरी लेयर को ऐसे लगा रहा है फोर्स, शियर स्ट्रेस बटा ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको एक नए टर्म्स में ऐसे डिफाइन करते हैं। घबरा मत जाना इसको देख के, घबरा मत जाना इसको देख के, अरे मोरी मैया क्या दिखा दिया रे, शियर स्ट्रेस बटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये देखो, ये तुम्हारा एक मान लो मैंने रख दिया ये एक हार्ड पेपर और इस हनी पे चिपका दिया। अब इसको मैं पकड़ के ऐसे खींचूंगा, तो जब मैं पकड़ के खींचूंगा, तुमको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देखो पकड़ के खींचूंगा तो इसको खींचना आसान होगा कि चिपक जाएगा हनी के लेयर में, सब चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो एडहेसिव फोर्स काम किया हनी के लेयर और पेपर के बीच में, तो हनी का कुछ लेयर, देखो हनी का कुछ लेयर इस पर चिपक गया। अब मैं इसको चिपका के अगर नीचे खींचता हूं तो अपर लेयर के पास वेलोसिटी आ गई। हाँ सर, तो मैं खींचा तो फोर्स कहां लगा? सरफेस के अलोंग, और वो जो फोर्स मैं इसके पीछे लगा रहा हूं सरफेस के अलोंग खींचने के लिए, क्या इसका लेयर उतना ही फ्रिक्शन लगाएगा? यस। तो फोर्स कहां लग रहा है? शियर स्ट्रेस। कहां लग रहा है फोर्स? शियर स्ट्रेस। कहां लग रहा है फोर्स? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? Coefficient of viscosity is the ratio of shear stress to velocity gradient. Velocity gradient सही लिखा है? हाँ, shear stress बटा velocity gradient। या velocity gradient को ये भी लिख सकते हैं shear stress बटा स्ट्रेन रेट। सर स्ट्रेन रेट कैसे? वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डीवी बाई डी टी, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डीवी बाई डी एक्स। हाँ सर, वी को क्या लिख सकते हो सर? एल बाई टी। भाई ऐसे देखो, मान लो मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिखता हूं डीवी बाई डी एक्स, छोटा डिस्टेंस लेता हूं डीवी बाई डी एक्स। वी खुद में क्या है सर? वी है डी एल बाई डी टी, और ये डी एक्स, डी एल बाई डी एक्स ये क्या है? डी एल बाई, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने लिखा डीवी बाई डी एक्स,
अच्छा v को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देखो ये डिस्टेंस चला बटा ये टाइम में, और dx पहले से लिख दिया। अब मुझे बताओ ध्यान से सोच के, ऊपर में कितना लेंथ चला है बटा dx, यही तो स्ट्रेन होता है भाई। ऊपर में कितना लेंथ आगे खिसक गया बटा नीचे ये dx लेयर की मोटाई। देखो मान लो ये लेयर बनाया मैंने, ये लेयर बनाया मैंने, और अपर वाले लेयर पे फोर्स लगाया, तो अपर वाला लेयर क्या थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब इसकी मोटाई थी तुम्हारी dx, ये लिखा देखो मोटाई dx, ये मोटाई dx, और आगे चला गया dl। तो अब क्या लिखोगे, ये dl आगे चला गया तो dl बटा dx ही तो स्ट्रेन है। देखो dl बटा dx स्ट्रेन है, स्ट्रेन बटा टाइम स्ट्रेन रेट। फिर से मैं बताता हूं, देखो dv बटा dx यही लिखा है मैंने, dv बटा dl ले ले या x ले ले, चल l ले ले, चल l ले ले, कुछ भी ले लेना भाई। बताइए क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, dv बाई dl है। हाँ सर, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dl, जहां पे dl क्या है ये, और ये इसकी वेलोसिटी। अच्छा इसकी वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो सर, इसकी वेलोसिटी को लिख सकते हैं जितना आगे गया है। मान लो ये dx लेंथ आगे गया, मान लो कि dx लेंथ आगे गया, तो dx बाई dt, तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाई dt, और पहले से dl पहले था। अभी जितना आगे गया बटा ये ओरिजिनल विड्थ, यही तो स्ट्रेन होता है, dx बाई dl, dx बाई dl स्ट्रेन हो गया, तो स्ट्रेन बटा टाइम मतलब स्ट्रेन रेट। तो एक डेफिनेशन ऐसा ही हमने, और डायमेंशनली देख लेना, डायमेंशनली विजुअलाइज कर ले। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी बटा डिस्टेंस, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं एल बाई टी। तो अब खुद देख, ये तुम्हारा हो गया लेंथ अपॉन लेंथ स्ट्रेन बटा टाइम स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट ऐसे भी तो देख सकते हैं, डायमेंशनली तो देख ले। तो ये डेफिनेशन है इसका अलग अलग तरीके का, ठीक है ना, डेफिनेशन है, बस से कोई खास बात नहीं है। अब मुझे एक बात बता, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटेगा अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं। जैसे अगर आप ठंडे पानी में हाथ रखो तो आपको लगेगा कि पानी बहुत हार्ड है, उसके लेयर बहुत चिपके हुए हैं, लेकिन गर्म पानी में हाथ रखो तो पानी सॉफ्ट हो जाता है। मतलब विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये वाला मत समझो, ये वैसे भी हार्ड है, ये छोड़ दो, या फिर लिखा हुआ है तो लिख लो, जिनको लिखना है, हार्ड है ये छोड़ दो। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ईटा बराबर हो जाएगा फोर्स बटा एरिया स्ट्रेस, और डेल्टा वी बाई डेल्टा एन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये समझ लो बेटा, ये आज तक नीट जेई और एडवांस में कभी सवाल नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा था, ये छोड़ दो इसको। अगर डायमेंशनली भी नहीं समझ पा रहा तो छोड़ दो, इसको मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा उसमें। ये समझो, ये समझो, ये समझो कि जब आप पानी में हाथ रखते हो तो ठंडा पानी तुमको हार्ड दिखाई देता है, गर्म पानी सॉफ्ट होता है। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। लेकिन अगर गैस की बात करोगे तो गैस में विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सर कैसे, जैसे मान लो गैसियस एटम है, ठीक है, अब उसके एटम्स को तुम एक डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो, तो कम टेम्परेचर में एटम शांत शांत रहते हैं, बड़े आराम से चलते हैं, तो बड़े आराम से चल जाएंगे कम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर करोगे, हाई टेम्परेचर, हाई बहुत हाई टेम्परेचर करोगे, बहुत हाई टेम्परेचर, तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में आ जाएगा। और रैंडम मोशन में जब मॉलिक्यूल होता है तो उसको डायरेक्शनल मोशन में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो गैस का विस्कोसिटी रैंडम मोशन की वजह से, ड्यू टू रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, उसकी विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। देखो, एक गैस को डायरेक्शनल मोशन में लेके आना, बड़े आराम से फ्लो करा देना बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। गैस को डायरेक्शनल मोशन में लाना बहुत टफ होता है हाई टेम्परेचर पे। तो इसकी विस्कोसिटी हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होती है, लेकिन लिक्विड की विस्कोसिटी हाई टेम्परेचर पे कम हो जाती है। तो दोनों फ्लूइड अलग है ना, ये लिक्विड है, ये गैस है, अलग अलग फ्लूइड है, तो अलग अलग उनकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, थ्योरेटिकली इसको समझ लीजिए। एक बार और बताता हूं, विस्कोसिटी क्या है सर, लेयर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। अगर मैं उसको चलाना चाहूं तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, यही है। हाँ, ठंडे पानी को चलाना थोड़ा मुश्किल है, गर्म पानी को बड़े आसानी से चला सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पानी गर्म करते हो उसके बीच में कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है, तो गर्म पानी एकदम सॉफ्ट होता है, तो हाई टेम्परेचर पे विस्कोसिटी कम हो जाता है। गर्म पानी सॉफ्ट हो गया मतलब उसके विस्कस की प्रॉपर्टी कम हो गई। लेकिन गैस में क्या होता है कि अगर कम टेम्परेचर पे तो एटम शांत बैठे रहते हैं, उसको आराम से चला लो। लेकिन हाई टेम्परेचर पे एटम में रैंडम मोशन बहुत आ जाता है, उसको सीधे चलाना मुश्किल हो जाएगा। चलो, मुझे लगता है तुमको ये बात समझ में आ गई, लिखो इसको। चलो चलो, शियर स्ट्रेस का मतलब भोकवा, ये तुम्हारा लिक्विड है, लिक्विड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो फोर्स लगाते हैं, लिक्विड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो फोर्स लगाते हैं। अबे भाई ऑर्गेनिक अभी पढ़ लेगा क्या, कह रहा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक
अब ये पढ़ ले, खाली ऑर्गेनिक के पढ़ ले, मतलब मैं नीट से ऑर्गेनिक को बैन करा दूंगा। अब कोई ऑर्गेनिक नहीं आएगा नीट में। अभी मैं फोन लगाता हूँ, एनटीए डायरेक्टर मेरे जानकार हैं, कह रहा ऑर्गेनिक, मैं क्लास चल रही फिजिक्स की, समझा रहा हूँ गैस, देख ये कितना बड़ी बात है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है और विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कह रहा है ऑर्गेनिक। हाँ नीट 2026 में ऑर्गेनिक को हटाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऑर्गेनिक की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, हटो सब खत्म, जा पढ़ लो, हर खत्म। मैं यार इतनी अच्छी बात बता रहा हूं कि देख विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों होता है, फिर भी कह रहा ऑर्गेनिक। हाँ हटाओ ऑर्गेनिक, हटाओ। चलो अब एक बात बताओ, आपको हमको न्यूमेरिकल करना है। अब न्यूमेरिकल कैसा इस पर आएगा, तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल को विजुअलाइज कराने के लिए मुझे थोड़ा चाहिए हनी और। आजा भाई हनी भाई, हनी भाई आजा इधर, हमको चाहिए हनी और। अब एक बात बताओ, नॉर्मली अगर मैं हनी को यहां रख दूं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो हनी का लेयर अपने आप तो आगे नहीं चलेगा। देखो मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हनी रख दिया। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को विजुअलाइज करने के लिए मैं अभी समझा देता हूं। ये प्लेन पेपर है और ये तुम्हारा थाली है। अगर इस पर मैं प्लेन पेपर रख के ऐसे चलाऊं तो ये आराम से फिसल जाएगा कि टफ होगा, इजी होगा या टफ होगा। मैं आराम से इस पर रख के इसको ऐसे चलाऊं तो सरक दो, रख दिया और ऐसे खींचा तो चल गया। तो इजी होगा इसको चलाना कि टफ होगा। कर दे पंकज सर छुट्टी पे जाए, बोल दो ना छुट्टी पे जाओ सर जी, आराम से घूम के आओ, गुआ हुआ कोई जरूरत नहीं है आपकी, अब ऑर्गेनिक हट गया है, बोल देना छुट्टी पे जाओ सर जी। जैसी क्लास शुरू हो, सर जी प्लीज गो ऑन लीव एंड रेस्ट ऑन वोकेशन मोड में आप चले जाओ सर जी, इजी होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पेपर को मैं इस पर रख दूं, इस पर रख दूं, देख ये देख लिक्विड का लेयर इस पर रख दूं और समझ ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रेविटी नहीं लगेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समझ, लेकिन दिख नहीं रहा इसलिए मैं टेढ़ा कर रहा हूं। अब मैं इसको यहां पे चिपका दिया, अब मैं इसको चलाऊंगा, बता इसको चलने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि हनी के अपर लेयर से चिपक गया। जब मैं इसको खींच रहा तो हनी के अपर लेयर के साथ ही आगे जाना चाह रहा। अब हनी का लोअर लेयर अपर लेयर को पकड़ के पीछे खींचेगा जितने फोर्स से, उतने ही फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको चला पाऊं। अगर उससे कम फोर्स लगाऊंगा तो इसको मैं चला नहीं पाऊंगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, कुछ बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। पंकज सर को जॉब की जरूरत है क्या, कह रहा पंकज सर की जॉब गई। तुमको लगता है पंकज सर को जॉब की जरूरत है, मतलब अपार्ट फ्रॉम जोक, अपार्ट फ्रॉम मजाक, तुमको लग रहा है कि पंकज सर को नौकरी की जरूरत पड़ेगी? तुमको थोड़ा भी लगता है ये चीज? शक्ल से नहीं पता चलता। चल देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है मान ली, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैंने बहुत सारे फ्लूइड डाल दिए, ऐसे बहुत सारे वो लिक्विड डाल दिया, ऐसे हाई 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 विस्कोसिटी का लिक्विड डाल दिया, ठीक है। और इसके ऊपर हाई विस्कोसिटी का लिक्विड डाल के इसके ऊपर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इसका जब साइड व्यू तुम देखोगे, इसको तुम साइड व्यू देखोगे ऐसा, तो तुमको कैसा दिखाई देगा? देखो ऐसे दिखाई देगा, ये फ्लूइड दिखाई देगा, ये फ्लूइड का लेयर दिखाई देगा, ये लिक्विड का लेयर दिखाई देगा ऐसे मोटा, और ये दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस डी है, थिकनेस मैंने डी मान लिया, और यहां पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया एम मास का, और इसको मैं चलाना चाह रहा हूं F4 से। तो देखो अब डायरेक्टली लिक्विड के लेयर को पकड़ के तो खींच नहीं पाओगे, तो लिक्विड के लेयर को खींच नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट इस पर क्या हो गया, चिपक गया। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ए था, तो ए एरिया में चिपक गया। अब मैं कितना फोर्स लगाऊं कि इसको मैं चला पाऊं, ये तुमसे पूछेगा। अगर इसका एरिया ए है, अगर इसका एरिया ए है और ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बोलो कैसे चलेगा? अभी बोलो कैसे चलेगा? यही फोटो बनाता हूं, ये साइड में हटा देता हूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस तो दिख ही रहा है। बताओ अब ये बताओ कितना फोर्स लगाऊंगा चलेगा? देखो ऑब्जेक्ट ऑफ बेस एरिया ए प्लेस्ड ऑन द लेयर ऑफ लिक्विड ऑफ थिकनेस डी, देन फाइंड एफ सो दैट ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उतना ही यहां पर देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना, लेयर के ग्राउंड पे टेबल पे जो लिक्विड है वो तो रेस्ट में, अरे ऑब्जेक्ट चल रहा है, लिक्विड नहीं चल रहा वी से, लिक्विड तो टेबल पे रेस्ट में रखा है, तो कितना फोर्स लगेगा? सुनो,
ऐसे सवाल खूब आएंगे, इसको ढंग से लिखना। इसी पर पूरा जेई नीट एडवांस सब खत्म। कैसे? जब आगे एफ लगाओगे तो इस लिक्विड के अपर लेयर पर, अपर लेयर इसके साथ आगे जाना चाहेगा तो अपर लेयर पे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसके साथ चिपका हुआ है। वो फ्रिक्शन फोर्स अगर एफ से बैलेंस कर गया तो नेट फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अबाउट टू मूव या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स होता है ईटा ए, और अगर वी से चल रहा है तो वी बटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एफ। आंसर खत्म। ये तुम्हारा फ्रिक्शन आ गया। मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होता है? ईटा इंटू सरफेस एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो भाई इस टेबल के लेयर पे यहां पे जो लिक्विड है वो तो रेस्ट में, वो थोड़ी ना चल रहा है, ये तो लिक्विड रेस्ट में, ये जो लिक्विड है वो तो रेस्ट में, और यहां पे जो लिक्विड है वो वी से चल रहा है। तो ये लिक्विड वी से और ये लिक्विड रेस्ट में, तो वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आ गया? जीरो और वी, मतलब वी, और दोनों के बीच में मोटाई कितनी है? डी। ये हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मजे लो अब जीवन के, हो गया, जीवन के मजे लो भाई, खत्म। सर बस इतना ही पढ़ना है, हाँ, इसी पे सवाल आएंगे। और मैंने तुम्हें विजुअलाइज करा दिया ना कि ये ऑब्जेक्ट कैसे इसके साथ चिपक गया? एडहेसिव फोर्स से। तो ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अपर लेयर से चिपक गया तो ऑब्जेक्ट वी से जाएगा, तो लिक्विड का अपर लेयर वी से जाएगा, तो लिक्विड का अपर लेयर वी से, ग्राउंड पर जो टेबल पे लिक्विड है वो रेस्ट में, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया वी माइनस जीरो मतलब वी, और थिकनेस लोअर लेयर और अपर लेयर के बीच में डी। खत्म 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 भाई, खत्म। ये देखो सवाल, ये है तुम्हारा एम मास का ऑब्जेक्ट, ये भी एम मास का ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल मास का ऑब्जेक्ट है। मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लेयर, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड टेबल पे रखा है जो आपको दिख रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताइए क्या है? थिकनेस लिक्विड की है डी और एरिया है ए, एरिया ए, थिकनेस है डी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी रही होगी? एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा सिस्टम बना दूं और बोलूं कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इसका क्या मतलब है? सर कांस्टेंट वेलोसिटी तभी चलेगा जब इस पर ऊपर लगने वाला टेंशन और नीचे mg बैलेंस कर जाएगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मतलब नेट फोर्स इस पर जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब t बराबर mg। अगर यहां t बराबर mg है तो सर ऑब्वियस सी बात है कि इस पर t लेकर फोर्स आगे लग रहा होगा। अब लिक्विड का अपर लेयर इस पर चिपक गया तो अपर लेयर पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। अपर लेयर को आगे चलने से फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर ये वी से जा रहा है तो लेयर आगे वी से जा रहा है, और ग्राउंड का लेयर तुम्हारा रेस्ट में है। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स अगर टेंशन के बराबर हो गया तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल जाएगा। देखो इस पर जो अपर लेयर पे लिक्विड चिपका हुआ है उस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है? पीछे Fr। तो इस अपर लेयर जो इस ब्लॉक पे चिपका हुआ वी से जा रहा है, तो अपर लेयर पर फ्रिक्शन जितना पीछे लगेगा उतना ही टेंशन लगेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल सकता है। ये हो गया तुम्हारा ईटा ए, वी से चल रहा है, ये गिवन है, तो वी बटा लेयर की डिस्टेंस डी बराबर टी, तो ईटा बराबर होगा dt बटा ए भी। खत्म, पैसा हजम। खत्म, पैसा हजम। चल सवाल चलाओ, सवाल सवाल कहां से शुरू करोगे? नीट से कि जेई एडवांस से? बताओ, नीट से कि जेई एडवांस से? कहां से शुरू करोगे? जेई मेन से? कहां से शुरू करोगे? कहां से शुरू करोगे? कहां से शुरू करोगे बोलो? अच्छा, किसी को इस बात को समझने में दिक्कत तो नहीं है ना कि सर ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैसे बैलेंस करो? जो ऑब्जेक्ट है उसका बॉटम इस लेयर के अपर लिक्विड पर चिपक गया, अपर लिक्विड के लेयर पे चिपक गया, तो लेयर पर चिपकने की वजह से लेयर वी से जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट वी से जा रहा है, तो लेयर वी से आगे जा रहा है और ग्राउंड का लेयर रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया वी माइनस जीरो। और अगर इस लेयर पर देखे तो नीचे वाला लेयर उसको पकड़ के फोर्स, सर बीच वाला लेयर भी तो लगाएगा, वो नेट फोर्स आ जाता है यहां और यहां के बीच में, नेट फोर्स टोटल आ जाता है, ये टोटल नेट फोर्स आ जाता है बेटा। बस हो गया काम, बस हो गया काम। एडवांस से शुरू करोगे? एडवांस से शुरू करोगे? चलो ठीक है, जहां से शुरू करो तुमको टफ नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, टफ नहीं लगने दूंगा, मेरी गारंटी। आओ, जे एडवांस 2018 मतलब अभी जे एडवांस 2018 का सवाल है। मैं पोल रोक देता हूं, मतलब कमेंट रोक देता हूं। जे एडवांस 2018 का सवाल है, सीरियस होके करते हैं, एकदम सीरियस होके। कंसीडर अ थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कस लिक्विड। थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कस लिक्विड, मतलब ये तुम्हारा कहीं विस्कस लिक्विड है, देखो ये तुम्हारा विस्कस लिक्विड है, और इस विस्कस लिक्विड के सरफेस पर एक स्क्वायर प्लेट फ्लोट कर रहा है। चलो भाई साहब, स्क्वायर प्लेट ऐसा बना लिया जो फ्लोट कर रहा है, स्क्वायर प्लेट है, सॉरी
स्क्वायर प्लेट फ्लोट कर रहे हैं, चलो स्क्वायर प्लेट फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, ऑन अ विस्कस लिक्विड इन अ लार्ज टैंक में द हाइट एच ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक। मतलब ये जो हाइट है लिक्विड का, क्या बोला है, द हाइट एच ऑफ द लिक्विड इन द टैंक, हाइट एच ऑफ द लिक्विड इन द टैंक मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक। मतलब चौड़ाई बहुत बड़ा है, हाइट एच बहुत पतला है, मतलब बहुत बड़े, मतलब ये केस हो गया, मैं तुमको समझाऊं, ये केस हो गया। सर कैसे ये केस हो गया? तो देखो लिक्विड की हाइट बहुत कम है और देखो प्लेट का एरिया कितना है, बहुत बड़ा, यही कह रहा है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो द हाइट एच ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक। द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u0। अब प्लेट को मैं u0 से खींचता हूं, सिंपल सी बात है, प्लेट के नीचे वाले बॉटम पे लिक्विड चिपक के लिक्विड भी जाएगा v0 से, ये तो सही बात है, हाँ, विथ v0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? सबसे पहले द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। तो फोर्स जो होता है वो ईटा और तुम्हारा एरिया वेलोसिटी बटा विड्थ, तो विड्थ ही तुम्हारा एच हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच होगा कि नहीं होगा, देख लो। ये मोटाई तो लेयर का लिक्विड और अपर लिक्विड के बीच में विड्थ एच है। द रेसिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट पे इंडिपेंडेंट होगा क्या? जितना प्लेट का एरिया यहां पे चिपकेगा वही तो आगे भाग रहा है ना प्लेट के साथ, जितना लिक्विड का एटम इस प्लेट पर चिपकेगा एरिया में वही तो आगे भाग रहा है। द टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इज इंक्रीजेस विथ u0। द टेंजेंशियल मतलब शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेस विथ u0। अच्छा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगा शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है। द टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीजेस लिनियरली विद द विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड। The tangential stress on the plate varies linearly with the viscosity of the liquid। अच्छा, tangential shear stress मतलब एरिया नीचे ले आओ, तो फ्रिक्शन बटा एरिया, ये स्ट्रेस हो गया, देखो फ्रिक्शन बटा एरिया स्ट्रेस हो गया, ईटा v बाई एच, तो क्या वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लिनियरली विद द विस्कोसिटी। अच्छा, और रेसिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड ऑन द प्लेट इंडिपेंडेंट अपॉन द एरिया, बोला कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन फोर्स। देखो क्या कह रहा है ये, तो तुम्हें 5 ऑप्शन देता हूं, मल्टीपल करेक्ट देता हूं, नहीं 4 ही ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन तो 4 है, ऑप्शन 4 है लेकिन मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, बहुत सारे सही हो सकते हैं, ठीक है, चलो करो, कम ऑन करो, आराम से करना। रेसिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड ऑन द प्लेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच है। अच्छा, टाइम कितना दिया? टाइम कम दे दिया है। द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, हाँ सही है, तो रेसिस्टिव फोर्स डिपेंड कर रहा है, नहीं रहा पे इंडिपेंडेंट बोला, गलत है। टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑन द टैंक इंक्रीजेस विथ u0, तो यही तो है, टेंजेंशियल स्ट्रेस ही तो है, जो वेलोसिटी जैसे बढ़ेगा तो सही लग रहा है। एंड टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लिनियरली विथ विस्कोसिटी, हाँ ईटा विस्कोसिटी के साथ लिनियरली वेरिएबल है। देखते हैं क्या कर पाते हो तुम, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। चलिए यहां पे आंसर देखते हैं, आंसर आ रहा है ए सी डी, ये आंसर आ रहा है, ए सी डी आंसर आ रहा है। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, 80, 56, 61। ये एडवांस कुछ था इस सवाल में, और अभी का जे एडवांस मतलब ऐसा फर्जी नहीं, किस लेवल पे तुम पहुंच गए हो, देखो किसी लेवल पे नहीं पहुंचे हो, फर्जी सवाल है जे एडवांस के, आसान से सवाल है। खुश हो गया, अरे सर जी हम तो 4 देनी हो, आग लगा दो जिन लोगों का सही हो गया, 70% लोगों ने तो सही कर ही लिया ना, फर्जी सवाल है जे एडवांस का, कुछ भी खास नहीं। आगे देखिए, देखो फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया इतना, देखो अब मैं ना एक चीज बताता हूं तुम्हें, देखना सवाल पढ़ना, और सवाल पढ़ते ना तुम्हें ना ये पता चल जाएगा कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। सर ऐसे कैसे पता चल जाता है? ये पता है कैसे चल जाता है, उस फॉर्मूला में जो रिक्वायर्ड चीजें है ना वही दी होगी, तो तुमको पता चल गया ना कि वही फॉर्मूला लगाना है। बता अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या? द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट मतलब एफ बाई आर, अरे ये फोर्स है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, ए को इधर लिखा लो, ईटा के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल तो आ रहा है। चलो देखो, प्लेट ऑफ द एरिया इतना, तो एरिया हमको दे दिया 0.1 मीटर स्क्वायर, प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ फिल्म ऑफ ऑयल इतना थिकनेस, डी दे दिया तुमको 10 का पावर -5 मीटर, हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया 1.5, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज द प्लेट टू स्लाइड ऑन द सरफेस विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड देखना क्या दिया 1 mm पर सेकेंड, मतलब 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड।
इतने वेलोसिटी से मुझे चलाना है। अब देखो ये एकदम जो इलस्ट्रेशन में समझा रहा था वही हो गया कि नहीं, बताओ क्या होगा आंसर। सर फ्लूइड फ्रिक्शन बराबर ईटा ए वी बाई डी। ईटा बोलो सर 1.5, एरिया बोलो सर 1/10, वेलोसिटी बोलो सर 10 का पावर -3, विड्थ बोलो 10 का पावर -5। -5 -3 कटेगा तो +2 आ जाएगा ऊपर में, 10 से +2 काटोगे तो 10 आ जाएगा। 1.5 × 10 बराबर 15 न्यूटन। नहीं लिखना इसको, नहीं लिखना है। तो बस ये बता कि मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया। क्या था सवाल में, लल्लू सा तो सवाल है एकदम। इधर देख, मेटल प्लेट ऑफ एरिया इतना, रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ द वायल इतना mm थिक, इतना mm थिक, मतलब ये विड्थ दिया है तुमको 6 × 10 का पावर -3 मीटर। मेटल एरिया इतना, एरिया कितना दिया बेटा, रफ में सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। एरिया कितना दिया, एरिया कितना दिया 10 का पावर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो होगा 10 का पावर 3 × 10 का पावर -4 मीटर। फोर्स दे दिया तुमको 10 का पावर -2 न्यूटन। अप्लाइड ऑन द मूव इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख रहे हो ये यूनिट से कैसे खेल रहा है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 6 × 10⁻²⁻² मीटर पर सेकेंड। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज, करना जरा इसको। और देख रहे हो ये पता चल गया इसको कि भाई साहब फॉर्मूला में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, सिंपल वही सिचुएशन लिख के सवाल दूंगा। तो यूनिट में कैसे खेला, हर फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट। देखो ये सेंटीमीटर में, भाई ये मीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये mm में, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और ये ऐसा यूनिट में। 4 चीजें दी और चारों का यूनिट अलग। फिजिक्स आसान लग रहा है कि नहीं, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। ईटा बराबर क्या हो जाएगा सर, एफ डी बटा ए इंटू वी, यही तो आ रहा है। एफ बोलो 10 का पावर -2, विड्थ बोलो 6 × 10 का पावर -3, एरिया बोलो 10 का पावर -3 × 10 का पावर -4 इंटू वेलोसिटी बोलो 6 × 10⁻²। -2 से -2 खत्म, 10 का पावर -3 से 10 का पावर -3 खत्म, 6 से 6 खत्म है। कुछ ज्यादा तेजी में नहीं कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया दया, कुछ तो गड़बड़ किया है। 10 का पावर 3 × 10 का पावर -4। हाँ देखो, ये देखो एरिया लिखा है ना, ये 3 है, ये -4 है, +3 है ये, और ये -4 है। देखो ये +3 है, 10 का पावर -2 से -2 कटेगा, -3 से ये कटेगा तो 10 का पावर -1 बचेगा, फिर ये 6 से 6 कटेगा, तो नीचे आ गया 1/10 का पावर 2, मतलब ऊपर आ गया तुम्हारा 100। ऐसा यूनिट में किया है तो पॉइजली, और एक ये पॉइजली है ना, पॉइजली, और एक पॉइजली कितना होता है 10 पॉइज। एक पॉइजली को 10 पॉइज बोलेंगे। अरे यार कहां पे गड़बड़ हो रहा है बताओ, ए आ रहा है क्या आंसर, मैंने कहां गड़बड़ कर दिया यार। फोर्स तो सही लिखा है, फोर्स तो सही लिखा है, देखना जरा, फोर्स तो सही लिखा है। देखो फोर्स कितना है 10 का पावर -2, और डी कितना है 6 × 10 का पावर -3, सही तो लिखा है। एरिया बताओ 10 का पावर -1 डायरेक्ट लिख लो, और वेलोसिटी बताओ तो 6 × 10⁻², यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो 10 का पावर -2 और 10 का पावर -1, 10 का पावर -3 इससे कट गया, तो 6 है और 10 का पावर -2 है, तो 6 से 6 कट गया। अच्छा 10 का पावर -2 पॉइजली आ रहा है, ये आ रहा है पॉइजली, ये ऐसा यूनिट में किया तो पॉइजली, और एक पॉइजली 10 पॉइज होता है, तो 10 का पावर -2 × 10 पॉइज। अच्छा तो ये आ जाएगा तेरा 10 का पावर -1 पॉइज, मतलब 0.1 पॉइज। भाई साहब साला ऐसा यूनिट में निकाल के फिर सीजीएस यूनिट में आंसर दे दिया। लिखना भाई इसको रे। अब बता इस सवाल में फिजिक्स टफ था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूनिट वाइज टफ था, यूनिट एनालिसिस टफ था, बताओ फिजिक्स टफ था कि यूनिट एनालिसिस टफ था। 10 का पावर -2 पॉइज आया और एक पॉइजली आया, एक पॉइजली होता है 10 पॉइज। बताओ क्या टफ था इसमें। अच्छा इसमें फॉर्मूला लगाना टफ था, कंसेप्ट टफ था, ये आंसर निकालना टफ था। बताओ सवाल इजी है, देखो आंसर निकालना कितना टफ हो गया। सवाल इजी है लेकिन आंसर निकालना कितना टफ हो गया बोलो। देखो यूनिट एनालिसिस कहां घुसा दिया इसका, तो बेटा इसी को कहते हैं नीट, और ये जनरली बच्चा मिस कर देता है। उसको कहता है कि फिजिक्स सीख जाएंगे, फिजिक्स सीखने के बाद भी देखो गड़बड़ा गया।
देखो कैसे खेला, वो सवाल में तो खेला ही खेला, ऑप्शन में भी खेल दिया, ऑप्शन में भी खेल दिया। हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व किया और आंसर सीजीएस में दे दिया, पॉइज में। चलो देखो इधर, द मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया इतना, देखो मेटल ब्लॉक का बेस एरिया दे दिया, प्लेस इन द टेबल एंड शोन इन अ फिगर। अब लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस दे दिया, मतलब ये मोटाई दे दिया, लिक्विड फिल्म की मोटाई दे दी। इज इंसर्टेड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल एंड ब्लॉक पुशेस विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.1 न्यूटन, ये फोर्स दे दिया, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ विस्कोसिटी इतना, देन स्पीड पूछा है। जस्ट टेल मी वन थिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग, कि ये जो सवाल है क्या वही सवाल ये था, 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 क्या वही सवाल ये था? सेम है कि अलग है, बस इतना बता दे। जेईई मेन 2023 सेम है कि अलग है, बस इतना बता दे, मुझे करना नहीं है, बस सेम है कि वही है, इतना बता दे। मेटल ब्लॉक एरिया इतना, तुमको एरिया दे दिया, ईटा दे दिया, देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो पीआई दिया है, मतलब पॉइजली दिया है, ऐसा यूनिट में दिया है, पॉइजली दिया है, इनटू वेलोसिटी दे दिया, इसकी थिकनेस दे दी, बराबर फोर्स दे दिया, और बोला है कि वेलोसिटी इतना अगर है तो बताओ यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा। सेम सवाल है कि डिफरेंट? अगर तुम कंसेप्ट सीख गए तो फोर्स, अब तुमको अलग मिलेगा ही नहीं सवाल, अब मैं क्या करूं, यही सवाल ही बनता है इस पर। ये देख 2017 गुजरात का सवाल, ये भी सेम सवाल, द मेटल ब्लॉक ऑफ द बेस एरिया इतना बेस एरिया इतना, मेटल ब्लॉक बेस एरिया इतना, कनेक्टेड टू द इतना केजी मास बाय स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुल्ली एज शोन इन अ फिगर। फिगर मिसिंग है, ये वाला फिगर था जो मैं पहले ही करा चुका हूं तुमको, ये वाला फिगर था। यहां पे लिक्विड है, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक को कनेक्ट करके यहां से लटका दिया, यही फिगर है, ये फिगर दिया हुआ था फोन में, फिगर ये फिगर है। लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस इतना, देखो लिक्विड फिल्म की थिकनेस बता दी, हाँ सर थिकनेस बता दी, मास बता दिया जो यहां पे लटकाया है, और एरिया बता दिया, इसका एरिया बता दिया। लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस इतना, प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल, व्हेन रीचेस एंड द ब्लॉक मूव्स विद राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड इतना मीटर पर सेकंड, देन कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज। सेम सवाल मैंने करा दिया तुम्हें, सेम सवाल मैंने करा दिया, कुछ नहीं है, सेम ही तरीके से कैलकुलेशन करके तुम्हें आंसर निकालना है, ठीक है। ये भी वही है, देखो ना, थिकनेस इतना, प्रेजेंट बिटवीन लार्ज सरफेस, एरिया इतना, थिकनेस इतना, एरिया इतना, कितना फोर्स लगाऊं ताकि वो इतनी वेलोसिटी से चले, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना। अरे यार मारेगा क्या, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है ना, तो उसमें कुछ कर नहीं सकता, एक ही फॉर्मूला तो उसमें कुछ कर नहीं सकता, एक ही फॉर्मूला तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। क्लियर, समझ में आया? तो दो लेयर के बीच में जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है वो 100% तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, 100% क्लियर हुआ कि नहीं? ये बताओ सर, क्लियर हुआ? जे एडवांस नीट सारे सवाल आपने कर लिए सर? ये सर सारे सवाल हमने कर लिए। अब बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो स्विमिंग पूल में हम दोनों भाई चले नहाने, और स्विमिंग पूल में मैं और तुम दोनों लोग यहां पे खड़े हो गए, मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा, हम बोले कि वहां पे एंड तक हमको चल के जाना है, दौड़ सकते हैं लेकिन तैरना नहीं है, ठीक है सर, तैरना नहीं है। सभी लोग कमेंट करके बताए एकदम इजी हो गया कि नहीं, 100% क्रिस्टल क्लियर चमका कि नहीं जितना पढ़ा, ठीक है, आज कम पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन जितना पढ़ा वो 100% चमका कि नहीं, एडवांस 4 दिया कि नहीं। देखो फिजिक्स चमका, एडवांस 4 एकदम इजी लग रहा है, फिजिक्स सीख पा रहे हो, ठीक है। चलो, तो हम दोनों भाई स्विमिंग पूल में खड़े हो गए और हमने बोला कि हमें स्विमिंग नहीं आती, ना हमको ना तुमको, हमको वहां तक जाना है एंड तक, और चल और दौड़ सकते हैं। तो दौड़ने वाला जल्दी पहुंचेगा कि चलने वाला आराम आराम से जल्दी पहुंचेगा? सोचो सर, ये क्या सवाल हो गया? यही सवाल है कि दौड़ने वाला जल्दी पहुंचेगा कि तैरने वाला जल्दी पहुंचेगा? बोलो, दौड़ने वाला जल्दी पहुंचेगा कि तैरने वाला जल्दी पहुंचेगा? बोलो। कौन जल्दी पहुंचेगा बोलो, कौन जल्दी पहुंचेगा बोलो, कौन जल्दी पहुंचेगा बोलो। मान लो कि रामलाल घर से क्लाउड ऊपर हाइट लगभग 40 किलोमीटर हाइट पर है ना, वो तो होगा ना 40-50 किलोमीटर या 8 किलोमीटर हाइट पे, चलो 8 किलोमीटर हाइट पे क्लाउड है ऊपर, समझ लो कितना है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर बहुत पास हो गया सर जी, तो 32 किलोमीटर ले लेते, 32 किलोमीटर हाइट पे ऊपर बादल है रामलाल के घर से। तो अभी बोला स्विमिंग नहीं करना है,
अच्छा मैं तैरना बोल दिया, सॉरी। दौड़ के जहां चलने वाला जल्दी पहुंचेगा कि, सॉरी, दौड़ने वाला जल्दी पहुंचेगा, चलने वाला, ये बताओ। पानी की बूंद यहां गिरा, 32 किलोमीटर तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कांस्टेंट जी मान सकते हैं। जो पानी की बूंद रामलाल के घर पे कितने वेलोसिटी से टकराएगा? सो √2GH। मान लो वाटर ड्रॉप यहां से नीचे गिरा, रिलीज हुआ, वाटर ड्रॉप रिलीज हुआ। जब वाटर ड्रॉप यहां से रिलीज हुआ तो कितने वेलोसिटी से ये रामलाल के घर पे टकराएगा? तो रामलाल के घर पे टकराएगा 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट बोल दो 32 किलोमीटर, तो 32 इंटू 10⁻3, 32 किलोमीटर है भाई। किलोमीटर मतलब 10 का पावर 3, 2GH। अब 32 गुना 2 कितना हो जाएगा? 64। तो 64 इंटू 10 का पावर 4, तो 64 हो गया, बाहर निकलेगा 8, और 10 का पावर 4 मतलब 10 का पावर 2, मतलब ये हो गया लगभग 800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलने वाला पहले पहुंचेगा, बताओ क्यों? रीजन समझाओ, रीजन बताओ। और इधर देखो, पैरेलली में ये भी समझो कि मान लो ऊपर बादल है, बादल से पानी गिरा, पानी का बूंद रिलीज हुआ। अब हाइट कितना है बादल की? 32 किलोमीटर। रामलाल के घर पे जब वो पानी की बूंद गिरेगा तो 800 मीटर पर सेकंड से मिलेगा, गिरेगा। मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत तेज है ये, 800 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत ज्यादा स्पीड है। तो एक्चुअल में रामलाल अगर अपना घर लोहे का भी बना लेगा ना, लोहे का भी अपना घर बना लेगा, आयरन का घर, छत आयरन का भी बना लेगा ना, तो ये पानी की बूंद इसको छेद के नीचे चली जाएगी। क्यों? 800 मीटर पर सेकंड। मजाक है क्या? गोली के रफ्तार से भी तेज आया है ये, छल्ली छल्ली खूने खून कर देगा। तो इतनी वेलोसिटी से इस पानी को, वाटर को आना चाहिए। लेकिन ये तुम्हारा आया है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली वाटर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है पता है कितनी होती है? मतलब जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी होती है, रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी होती है, बादल से गिरता है इतनी हाइट से, वो होती है लगभग 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। तो 800 से मीटर पर सेकेंड में कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो गया? एयर फ्रिक्शन की वजह से। एयर फ्रिक्शन तो लगाएगा ही, वही फ्लूइड फ्रिक्शन जिसकी हम बात अभी करने वाले हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे लिक्विड लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स। किसके बीच? लिक्विड लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स। अब हम बात करेंगे किसी भी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड जाने की कोशिश करता है तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सॉलिड में, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हम स्फेरिकल सॉलिड की बात करेंगे, एंड लिक्विड। फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, इसकी बात करेंगे। देखो, तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड से, जैसे हम आप तुम किसी लिक्विड से चलने की कोशिश करते हैं, किसी भी लिक्विड से चलने की कोशिश करते हैं, तो लिक्विड उसमें चलने से उसको रोकता है, और लिक्विड चलने से जो रोकता है वो जो फोर्स लगाता है वो मोशन के अपोजिट लगाएगा। मान लो मैं पानी में आगे चलने की कोशिश करूंगा तो पानी मुझे कहां धक्का मारेगा? सर पीछे धक्का मारेगा। पानी मुझे कहां धक्का मारेगा? पीछे धक्का मारेगा। तो मान लो v वेलोसिटी इधर चलता है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। और ये जो तुम्हारा फ्लूइड फ्रिक्शन है ऑन सॉलिड ड्यू टू लिक्विड, अगर मान लो कि मैं लिक्विड में जाके चुपचाप वहां पे खड़ा हो जाऊं तो भी लिक्विड फोर्स लगाएगा क्या? हाँ यार, मान ले पानी में जाके, मैं इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा, कि ऐसा क्यों होता है। तुम बताओ ऐसा क्यों होता है, वो रीजन बताऊंगा। मतलब थ्योरेटिकली तो स्पीड आना चाहिए 800 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो स्पीड आता है वो आता है 2 मीटर पर सेकंड के आसपास। इतना कम कैसे हो गया? तो बताऊंगा एक रीजन, वही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि जब एयर में वाटर ड्रॉप चलता है तो चलते चलते ना वो एक टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेता है, उससे ज्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पाती। वो क्यों गेन करता है? फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा फ्लूइड में तो उस पर फोर्स लगेगा। अब जैसे मान लो मैं पानी में खड़ा हो गया और आराम से ऐसे खड़ा होकर मस्त बैठा हुआ, तो क्या मुझे फ्लूइड फ्रिक्शन मेरे पे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं चल ही नहीं रहा हूं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करना सभी लोग, आसपास में तुम्हारे कहीं भी अगर तुम बैठे हो, कोई डब्बा है उसमें पानी भर के ले आओ, कोई शर्माने वाली बात नहीं, पानी भर के ले आओ सभी लोग।
सभी लोग पानी भर के लाएंगे, सभी लोग आसपास में जाओ, गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, बाल्टी है, सब में पानी भर के ले आओ। सभी लोग पानी भर के ले जाइए, सभी लोग पानी भर के ले जाइए। चलिए सभी लोग पानी भर के ले, चलिए ले आए, पानी भर के ले आए। अब इस पानी में, ये पानी भरा हुआ है, देखो पानी से लबलब भरा हुआ, इस पानी में आराम से अपना हाथ प्यार से ले जाओ। अंदर चला गया, अंदर चला गया, हाँ। अब इसी पानी में थोड़ा सा तेजी से अपने हाथ को ले जाने की कोशिश करो, थोड़ा तेजी से, थोड़ा सा ये फोर्स लगाएगा। और इसी पानी में बहुत तेजी से अपना हाथ अंदर ले जाने की कोशिश करो, बहुत तेजी से, ऐसे ऐसे लो, और यहां पे हाथ ले आओ, ऐसे, यही पोस्चर, या ऐसा ही बाल्टी ले लो, अगर बाल्टी भरा है तो जमीन पे रख दो, ऐसे पोस्चर पे हाथ लाओ और बहुत तेजी से ऐसे ऐसे मारने की कोशिश करो इस पर। अब दूसरे का स्टूडियो, मेरा अपना रहता तो मैं मार लेता, गंदा हो जाएगा, मैं नहीं मार पाऊंगा, सॉरी, इतना खराब नहीं कर सकता मैं दूसरे की स्टूडियो। ऐसे लाया और इस पर तेजी से मारो, तेजी से मारोगे तो पानी एकदम छपाक से ऊपर फैल जाएगा, पानी छपाक से ऊपर फैल जाएगा और आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा। करके देख लीजिए। मतलब सीधी सी बात है कि जितनी ज्यादा सॉलिड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यह समझाना। अच्छा, इतनी सी बात। हाँ, दूसरी बात, यही वाला फ्रिक्शन सॉलिड पर जो लगेगा, ऑब्वियस प्रोपोर्शनल साइन देगा, ऑब्वियस सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, और इस सॉलिड स्फीयर के रेडियस जितनी बड़ी होगी, जितना साइज में बड़ा होगा उतना ज्यादा होगा। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और ये तीनों प्रोपोर्शनल साइन हटा के फिर मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके जो एग्जैक्टली आती है वो आती है 6 पाई, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल दो, 6 पाई ईटा आर वी, इतना फोर्स लगता है। यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, कई लोग इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं, नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, ये सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, ये सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इसलिए कहते हैं बेटा कि जो काम प्यार से होने वाला होता है कभी भी उसमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। मान लो तुम हाथ डालना चाहते हो, मान लो तुम इसमें हाथ डालना चाहते हो, तो अगर प्यार से हाथ डालोगे ना तो ये बोलेगा आओ डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारा हाथ पानी में आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती हाथ डालना चाहोगे इसमें और पूरी अपनी जान लगा दोगे, पूरी शक्ति लगा दोगे, ये बोलेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं, हाथ जाने दूंगा मैं। पूरी कोशिश करके ये आपके हाथ को रोक ही लेगा, रोकने की कोशिश नहीं, रोक लेगा, करके देख लो। इसलिए कहते हैं जो काम आराम से हो सकता है उसमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लो बोलो कि प्यार से हाथ डालूंगा, बोलेगा पानी डाल लो, प्यार से डालूंगा, बोलेगा डालो, प्यार से डालो, देखो ऐसे पानी है, देखो आराम से हाथ चला के देखो, आराम से हाथ चला गया। अब तुम बोलोगे नहीं मैं जबरदस्ती करूंगा, बोलेगा नहीं डालने दूंगा, देखो करके देख लो, भाई भाई नहीं गया हाथ, चोट अलग लगा, करके देख लेना। तो जो काम आराम से, प्यार से, धीरे से हो सकता है उसमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। फिर देखो जबरदस्ती किया, सारा गीला गीला हो गया, पानी फैल गया, ये नहीं जाने दिया। तो जो भी फ्लूइड होता है, लिक्विड भी तो, लिक्विड एंड गैस, तो जो भी फ्लूइड होता है उसमें जितनी ज्यादा तेजी से तुम चलने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगा के अपोज करेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। पोछा अलग लगाना पड़ेगा इस घर में आज मुझे, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो अगर जबरदस्त, अरे फैल गया इसमें भी पानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, तो सिंपल सी ये बात है, बोलो समझ में आया। 6 पाई ईटा आर वी टी, जहां पे वी क्या है वेलोसिटी। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, ये तो वैल्यू दिया, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एफ बराबर -6 पाई ईटा आर वी। अब बताओ यहां पे माइनस क्यों आया, क्योंकि फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, फ्रिक्शन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी, फ्रिक्शन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए माइनस आया, इसलिए माइनस आया। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर बात तो हमको ये समझ में आ रहा है। इसी को कहते हैं स्टोक्स लॉ, इसी को कहते हैं स्टोक्स लॉ।
कि ओनली वैलिड फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। व्हेन स्फीयर मूविंग इन अ फ्लूइड अप्लाई अ फ्रिक्शन फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जहां पे 6 पाई क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ सॉलिड, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ सॉलिड, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, और ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके सिलेबस में नहीं है बांसी, नया अपडेटेड सिलेबस में, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, थोड़ी सी उसकी यहां पे चीज यूज होगी तो मैं बता देता हूं, वो मैं पहले बता देता हूं। अगर मान लो कोई कंटेनर है जिसमें रो डेंसिटी के लिक्विड फिल्डेड है, ठीक है, कितनी डेंसिटी के लिक्विड फिल्डेड है, रो डेंसिटी के लिक्विड फिल्डेड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसमें आप पूरी तरीके से डुबो देते हो, जिस ऑब्जेक्ट का मास m है, डेंसिटी सिग्मा है, मान लो वॉल्यूम v है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आप लिख सकते हो कि उसकी मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अरे मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का है ये, लिख सकते हो। हाँ, तो जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबता है तो लिक्विड उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है ड्यू टू बायंसी, उस अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है रो वी जी, जहां पे रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्यों लगाता है, तो लिक्विड के अंदर प्रेशर डिफरेंस आता है उसके वजह से लगता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यह वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड का जितना वॉल्यूम गया है वो पूरा वॉल्यूम लेते हैं, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम वी इंटू लिक्विड की डेंसिटी रो वी जी, ये होता है लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब जाता है तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स एक लगता है, इसे वो कहते हैं अपथ्रस्ट बायंड फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट बायंड फोर्स। ये क्यों लगता है सर, लिक्विड में जब भी कोई सॉलिड सबमर्ज होता है तो उस पर अपथ्रस्ट बायंड फोर्स लगता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना ये सॉलिड ऑब्जेक्ट पानी में डूबने की वजह से पानी हटाया है, मतलब लिक्विड हटाया है, वो हटाएगा लिक्विड के वेट के बराबर, तो हटाएगा लिक्विड कितना होगा, वी वॉल्यूम से लिक्विड हटाए, और कितने डेंसिटी का लिक्विड हटाए, रो डेंसिटी का, तो क्या इसको कह सकते हो वेट ऑफ रिमूव्ड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय सबमर्ज सॉलिड, सबमर्ज सॉलिड, सॉलिड जितना डूबा है उतने वॉल्यूम में से लिक्विड हटाया, तो इतने वॉल्यूम में से लिक्विड हटाया, लिक्विड की डेंसिटी क्या थी, रो, तो रो वी जी ये फोर्स लगता है। बस इतना आपको समझना है, इतना समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजिए, सर ये तो सिंपल है, ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, 9वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब पानी में डूबता है तो जितना उसने वॉल्यूम में से लिक्विड या पानी हटाया है, तो लिक्विड कितने वॉल्यूम में से हटा, वी वॉल्यूम में से, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो, तो रो इंटू वी क्या हो जाएगा, वेट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इंटू जी, वेट। इतना समझ में आता है क्या, सिंपल सी बात। हाँ सर ये तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आता है। अब यहां पर देखो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इन अ, मतलब ड्रॉप्ड या रिलीज्ड इन अ लॉन्ग ट्यूब containing liquid of density rho, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो एक लॉन्ग ट्यूब है, बहुत लंबा ट्यूब, जिसमें लिक्विड है रो डेंसिटी का, जिसमें लिक्विड है रो डेंसिटी का, इसके अंदर में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को जस्ट मैंने क्या किया है, रिलीज किया है, रिलीज किया है, मतलब इसको यहां से हमने रिलीज किया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर, जीरो, रिलीज किया तो वेलोसिटी जीरो। क्या नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg, हाँ, ऊपर की तरफ इसमें बायंड फोर्स लगेगा fb, हाँ सर, fb होता है कितना, रो vg, लिक्विड की डेंसिटी, मान लो इसमें लिक्विड फिल्डेड है रो डेंसिटी की, रो इंटू वॉल्यूम इसकी v इंटू जी, इसकी वॉल्यूम v है, vg इतना लगेगा, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इस पर कितना लगेगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो। क्या इतना बात आपको समझ में आया, तो एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है, नेट फोर्स क्या नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ आपका बैंड फोर्स, क्या ये नेट फोर्स है अभी, हाँ, तो ये एसिलरेट होगा, हाँ सर एसिलरेशन है, एसिलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बोलो हाँ कि, अगर फोर्स है तो एसिलेशन होगा, एसिलेशन नॉट इक्वल टू जीरो,
मतलब नेट फोर्स है तो नेट एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। मतलब नीचे mg की वजह से जाएगा, ऊपर बायन फोर्स इसको रोकेगा, लेकिन बायन फोर्स की वैल्यू कम है, mg ज्यादा है। मान लिया कि mg ज्यादा है, भारी ऑब्जेक्ट, तो भारी ऑब्जेक्ट तो नीचे जाएगा। ऑब्जेक्ट भारी होता है तो नीचे डूबता है। क्या ये बात समझ में आ गया? फ्रिक्शन जीरो क्यों है ये बता दो। फ्रिक्शन जीरो क्यों है ये बता दो। अब मान लो कुछ वेलोसिटी आ गई तो mg तो उतना ही लगता रहेगा। बायन फोर्स नीचे जाने से थोड़े चेंज हो गया, जितना लिक्विड हटाया था v वॉल्यूम का उतना ही यहां भी हटाया, बायन फोर्स उतना ही रहेगा। इसमें फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा आ जाएगा। तो अब आफ्टर सम टाइम तुम देखोगे तो पहले फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्लूइड फ्रिक्शन भी आ गया। बताओ क्यों? तो एफ नेट लगेगा तुम्हारा नीचे mg, ऊपर fb और ऊपर ही फ्लूइड फ्रिक्शन। लेकिन मान लो कि अभी भी ये जीरो नहीं हुआ, अभी भी फोर्स है, नेट फोर्स डाउनवर्ड है। नीचे mg की वैल्यू अभी ज्यादा थी, नेट फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो क्या ये नीचे एक्सेलरेट होगा? नीचे फोर्स है तो नीचे एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी इसकी और बढ़ेगी। बोलो यस सर नो। मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, हां, तो वेलोसिटी आ गई। अब ये थोड़ा और नीचे जाएगा। जैसे जैसे नीचे जा रहा है, क्या mg की वैल्यू बढ़ रही है? नहीं। बैंड फोर्स बढ़ रहा है? नहीं। क्या फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है? हां। बताओ क्यों? बताओ क्यों? फ्रिक्शन फोर्स क्यों बढ़ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स क्यों बढ़ रहा है? सिंपल सी बात है, मुझे बताओ क्यों बढ़ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स क्यों बढ़ रहा है? बोलो, फ्रिक्शन फोर्स क्यों बढ़ रहा है? बताओ, फ्रिक्शन फोर्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो, पहले mg नीचे लग रहा था, बायन फोर्स ऊपर लग रहा था। बायन फोर्स की वैल्यू इतनी नहीं थी तो mg उसको नीचे खींच लिया, है ना। यहां पे सिंपल सी बात है कि तुम्हारा mg डोमिनेटिंग है, बहुत बड़ा है बायन फोर्स से। सिंपल बड़ा ले लेता हूं, मतलब वैल्यू ज्यादा है, तो mg ज्यादा है बायन फोर्स से, तो mg नीचे ले आएगा। सिंपल सी बात है, mg नीचे ले आएगा। जब mg नीचे खींचा तो उसकी स्पीड बढ़ी, जब स्पीड बढ़ी तो फ्रिक्शन भी आया, fb भी आया। लेकिन अभी भी ये दोनों जोड़ के भी mg को ओवरकम नहीं किया, नेट फोर्स डाउनवर्ड ही है। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो नीचे जाएगा। अब mg तुम्हारा बढ़ रहा है कि फिक्स है? सर mg कांस्टेंट है। mg कैसे चेंज होगा? mg तो mg है, जितना मास है वो है। अरे ऑब्जेक्ट का मास जितना है वो तो है, ऑब्जेक्ट का मास m है, वॉल्यूम v है, वो तो है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं, लिख देता हूं यहां पे ऑब्जेक्ट के बारे में। अब द ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम v, मास m, ये ऑब्जेक्ट का है। और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब मुझे बस इतना बता दे कि mg चेंज हो रहा है कि नहीं? सर नहीं हो रहा है। mg कैसे चेंज हो जाएगा यार? मास फिक्स है तो mg कैसे चेंज हो जाएगा? अच्छा, बायन फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा। कौन चेंज हो रहा? फ्रिक्शन चेंज हो रहा। अब मान लो कि ये सेम है, ये सेम है और फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो एक समय तो आएगा ना जब इन दोनों की वैल्यू जोड़ के mg के बराबर हो जाए। एक समय तो ऐसा आएगा। हाँ सर, तो अगर तुम्हारा ऐसा आ गया कि नेट फोर्स बराबर mg माइनस fb माइनस फ्रिक्शन बढ़ के इतना हो गया कि नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो यहां से देखो क्या आ रहा है। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये क्या आ रहा है? देखो ये क्या आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है, देखो mg बराबर fb प्लस fr आ गया। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो होते ही जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ सर, उसी को हम बोल देते हैं कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई वो टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। टर्मिनल वेलोसिटी क्यों? क्योंकि इसलिए कि अब तो एक्सीलरेशन जीरो हो गई, अब तो नेट फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा, नहीं लग रहा, तो अब ये वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। अब फ्रिक्शन और बैंड फोर्स का दोनों का सम कांस्टेंट होगा, अब फ्रिक्शन भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो नेट फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो जो वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी नहीं बढ़ेगा। 100% चीजें क्लियर हुई कि नहीं? कोई भी डाउट है तो पूछो। सर बैंड फोर्स क्या है? जब भी कोई लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट डूबता है तो उस पर बैंड फोर्स ऊपर लगता है, जिसकी वैल्यू रो जी होती है। बैंड फोर्स फिक्स, mg फिक्स, वेलोसिटी नहीं था तो कोई भी डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगा, तो नेट फोर्स इतना आया। तो सॉरी, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा, देखो फ्रिक्शन जीरो है। तो mg तुम्हारा बड़ा है तो mg नीचे खींचा, नीचे खींचा तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो उसमें कुछ रफ्तार आ गया, तो रफ्तार आते ही ये फ्रिक्शन भी लगेगा, बैंड भी लगेगा। लेकिन अभी भी ये दोनों जुड़ के भी नेट जीरो नहीं बना पा रहा, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स अभी भी नीचे है। तो जिधर फोर्स लगता है उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। सर फ्रिक्शन कैसे बढ़ रहा है? स्पीड बढ़ने से। बेटा क्या बात कर रहे हो? मैं अगर धीरे धीरे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन कम लगेगा, तेजी में चलूंगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्पीड पे डिपेंड करता है। गजब यार गजब। मैं क्या बोलूं प्रभु, ये फ्रिक्शन फोर्स स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। जितना ज्यादा स्पीड होगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। अभी तुमको समझाया कि पानी में हाथ धीरे डालूंगा आराम से जाएगा, तेजी में। क्या चोमू स्वामी है। फॉरवर्ड
फ्रिक्शन क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज हुआ सर? अल्लाह मैं मान ही लेता हूं कि मैं गधों को पढ़ा रहा हूं, बस कोई बात नहीं, मैंने मान लिया। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। स्पीड क्यों बढ़ा? जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो नीचे mg फोर्स उसको खींच रहा है, खींच रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, खींच रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। अरे क्या हो बे तुम? सर क्या हो? कभी सोचा तुमने तुम क्या हो? फ्रिक्शन क्यों बढ़ा? मैं बोल रहा हूं यहां पे कि नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो स्पीड इंक्रीज हुआ, और स्पीड इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। ले यहां लिख ही देता हूं और एक्सप्लेन करके लिख देता हूं, और एक्सप्लेन करके लिख देता हूं। इधर देख, इधर देख, इधर देख, ध्यान सुनना। नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो mg कांस्टेंट, बैंड फोर्स कांस्टेंट, बट फ्रिक्शन इंक्रीजेस स्पीड इंक्रीज करने से। और फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो धीरे 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 तुम देखो कि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो किसी इंस्टेंट पे तो इन दोनों का सम इसको कैंसिल कर देगा। तो मान लो जिस इंस्टेंट पे इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया, मतलब mg बराबर fb प्लस fr, ये कंडीशन आ गई। जैसी ये कंडीशन आ गई तो नेट फोर्स जीरो। अगर तुम्हारा नेट फोर्स ही जीरो आ गया तो नेट एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो अब तो सब कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। ऊपर और नीचे फोर्स बैलेंस हो गया तो बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा नहीं। तो ठीक है, अब यहां पे mg की वैल्यू क्या लिख सकते हो? सिग्मा vg बराबर fb क्या होता है? रो vg। लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है रो। देखो देखो fb क्या है? रो vg। भाई मास को, हे प्रभु, मास को तो लिख सकते हैं ना ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ सर लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फ्रिक्शन फोर्स 6 पाई ईटा आर वीटी। अब जो वेलोसिटी आएगा उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स बैलेंस हो गया है। अब यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, सिग्मा को सिग्मा रहने देते हैं। नहीं, काम करते, इसको इधर रहने देते हैं, 6 पाई ईटा आर वीटी को रहने देते हैं, इसको रहने दे, इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो जैसे इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो वीजी वीजी कॉमन आ जाएगा और तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा माइनस रो। ये तो समझ में आया। जहां पे ये तो टर्मिनल वेलोसिटी है, लेकिन ये क्या था? वॉल्यूम था। ये क्या था? वॉल्यूम। अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसके वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? तो 6 पाई ईटा आर वीटी इज इक्वल टू, इसके वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, सॉरी स्मॉल आर क्यू रेडियस, इंटू जी सिग्मा माइनस रो। अब बेटा यहां से अब तो कुछ कटेगा सर, 2 से काटोगे 2 और 2 से काटोगे 3, और ये पाई से ये पाई कट जाएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से फोकस से देखिएगा बेटा, बस ये लास्ट एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं। अब यहां से बेटा वीटी को रहने दो, ऊपर है तुम्हारा 2, और देखो ये आर है और ये आर क्यूब है। देखो ये आर है, ये आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर इंटू जी सिग्मा माइनस रो बटा आर उधर चला गया ईटा और 3, तो 3 ईटा को नीचे लाएंगे, 3 पहले से था, तो 9 इंटू ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला आ गई। जेई मेन के पिछले 5 साल में इससे 8 सवाल पूछे, नीट के पिछले 10 साल में इससे 4 सवाल पूछे, सिर्फ इसी एक्सप्रेशन में 10 साल में 4 सवाल, 3 सवाल पूछे। क्या? टर्मिनल वेलोसिटी वीटी बराबर 2 आर स्क्वायर जी बटा 9 ईटा सिग्मा माइनस रो। ये सॉलिड में चलने की वजह से थोड़ी देर बाद जो वेलोसिटी गेन करता है उसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आई थी 2 आर स्क्वायर इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी बटा 9 ईटा। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? 2 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो बटा 9 ईटा। देखो ये मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर। मतलब जितना बड़ा ड्रॉप होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी इतनी बड़ी होगी। इसीलिए देखोगे तो जो रेन ड्रॉप है बड़ा वाला वो तेजी में चलता है और छोटा वाला धीरे धीरे चलता है। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी उतना ही कम होगा जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। अब जितनी ज्यादा डेंस लिक्विड होगा उसमें चलना उतना मुश्किल है, उतना मुश्किल है। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो। देखो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो। हाँ सर, सिग्मा माइनस रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
है। देखो तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की वो वैल्यूज आ गई जिस पर वेस्ट लगातार सवाल नीट में जेई में पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? हाँ। अगर इसी में मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा, रफ डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का। तो जब ड्रॉप किया तो वेलोसिटी कितनी थी, 0, और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। और ये सीधा लिनियरली नहीं बढ़ती है, मतलब ऐसे नहीं ग्राफ बना सकते कि ऐसे गया और ऐसे कांस्टेंट हो गया। ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन नहीं पढ़ना तुम्हें, लेकिन क्या है कि पहले वेलोसिटी 0 है और देखो अच्छा एक्सीलरेशन पहले ज्यादा है कि कम। देखो यहां पे जो फोर्स है तुम्हारा mg में से सिर्फ fb घट रहा, तो पहले फोर्स ज्यादा है, हाँ बाद में थोड़ी फोर्स घट गई, फोर्स 0 नहीं हुआ लेकिन घटा कि नहीं घटा, पहले सिर्फ mg माइनस fb है, बाद में mg माइनस fb माइनस frb है। तो नेट फोर्स पहले ज्यादा था कि बाद में ज्यादा था, नेट फोर्स की बात बताओ, पहले ज्यादा है कि बाद में ज्यादा है नेट फोर्स। सर नेट फोर्स पहले ज्यादा है, सिर्फ fb घट रहा है, बाद में नेट फोर्स कम हो गया और फिर 0 हो गया। नेट फोर्स पहले ज्यादा था, धीरे धीरे नेट फोर्स कम हुआ और बाद में नेट फोर्स 0 हो गया। तो पहले फोर्स ज्यादा है तो एक्सीलरेशन ज्यादा, एक्सीलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी क्या होगी, सर वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी जल्दी बढ़ेगी, तो पहले वेलोसिटी जल्दी बढ़ेगी फिर धीरे 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 तुम्हारा कांस्टेंट की तरफ रीच कर जाएगा। वैसे भी एक बात बताओ, तुम अगर इसमें एक्सीलरेशन की बात करोगे तो बाद में एक्सीलरेशन क्या हो गया है, 0, और एक्सीलरेशन 0, तो वेलोसिटी टाइम का भी ग्राफ अगर देखो, मान लो मैं तुमसे टाइम का ही पूछता हूं कि लंबे समय के बाद क्या होगा, टाइम के साथ बनाओ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, देखो एक्सीलरेशन 0 मतलब स्लोप 0, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है ऐसे चल के। अब कई लोग बोल रहे हैं कि अपवर्ड पैराबोला की आर रेडियस है, डिस्टेंस थोड़ी ना बे, तो सर डिस्टेंस तो इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई इक्वेशन से ये ग्राफ नहीं बन रहा है, रफ डायग्राम यहां पे हमें बताना है लॉजिकली सोच के। जैसे यहां से जब ये नीचे गिरा तो उस समय वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ी और बढ़ती चली गई, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन धीरे 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 क्या हो रहा है, सर पहले देखो फोर्स ज्यादा था, सिर्फ fb घट रहा था, फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, बाद में फोर्स और कम हो गया, बाद में फोर्स 0 हो गया, तो फोर्स घट रहा है मतलब एक्सीलरेशन घट रहा है। लिख सकता हूं विथ टाइम फोर्स इज डिक्रीजिंग मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स एक्सीलरेशन 0। मतलब इस ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है, पहले स्लोप ज्यादा है और फिर धीरे 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 स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। सिंपल सी बात है, बताओ पहले फोर्स ज्यादा है कि बाद में फोर्स ज्यादा है, तो देखो पहले फोर्स mg लग रहा है और fb अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स देखोगे तो mg डोमिनेटिंग है, तो सिर्फ fb घट रहा था, पहले फोर्स ज्यादा था तो एक्सीलरेशन ज्यादा, धीरे धीरे फोर्स कम हुआ, देखो नेट फोर्स डाउनवर्ड है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी घट रहा है, तो mg में से 2 फोर्स घट रहा है, देखो नीचे की तरफ फोर्स अब कम हो गया क्योंकि दोनों मिलके अपोज कर रहा है, दोनों मिलके अपोज करेगा तो नेट फोर्स कम हो गया, तो एक्सीलरेशन कम हो गया, बाद में फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, तो एक्सीलरेशन पहले घट रहा है और बाद में 0 हो गया। मतलब वीटी ग्राफ बनाओगे, रफ डायग्राम बना रहे हो वेलोसिटी का टाइम के साथ, तो पहले तुम्हारा एक्सीलरेशन है तो वीटी ग्राफ का देखो स्लोप है, धीरे धीरे एक्सीलरेशन कम हो गया, स्लोप कम होगा, और फाइनली एक्सीलरेशन 0 मतलब स्लोप 0, ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा। क्लियर है? और एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, छुट्टी दे रहा हूं, समझ में आया जितना पढ़ाया मैंने कि नहीं। अब मैं तुमको कुछ यहां पे होमवर्क दूंगा जो टर्मिनल वेलोसिटी पे बेस्ड होंगे, 2 ड्रॉप को लीज करके 1 ड्रॉप में चले जाते हैं, तो सोचना तुम खुद कि मान लो 2 ड्रॉप था और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी वीटी थी, अब ये दोनों 1 ड्रॉप बन गया तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये तुम खुद सोचना, बाकी तो मैं कल क्लास में बताऊंगा ही। मैं होमवर्क सॉल्यूशन दूंगा आज एक, क्यों दूंगा, क्योंकि क्लास आज ही अपने 1 ही घंटे की हुई है, 1.5 घंटे की हुई है, तो मैं होमवर्क सॉल्यूशन आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, जो यहाँ पे पीपीटी में अटैच होगा, पहले उसको अटेम्प्ट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल है, और बाद में कर लेना। आज फील आई कि नहीं आई ये बताना, इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद जिस तरीके से आज हमने पढ़ा है, सारी चीजों को विजुअलाइज करके उसमें मजा आया है कि नहीं, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।